ट्रांसलेटर बात। अध्याय 1। मेक्स का युग। उन्होंने इस युग को मेक्स का युग कहा। ऐसा नहीं था कि मे की शुरुआत ने युद्ध के अन्य हथियारों की जगह ले ली। मानवता को खत्म करने की कोशिश करने वाली विदेशी जातियों के खिलाफ गैलेक्टिक युद्ध में युद्धपोतों और सामूहिक विनाश के हथियारों ने अभी भी एक आवश्यक भूमिका निभाई। फिर भी यदि परमाणु बम का उपयोग मनुष्यों के विरुद्ध किया जाए तो यह अत्यधिक विनाशकारी होता है। यदि मानवता लगातार आंतरिक शिकायतों को दूर करने के लिए खुद को कमजोर करती रहे तो विदेशी नस्लें आसानी से मोलभाव कर सकती हैं। ये निरर्थक युद्ध तभी समाप्त होंगे जब मानवता अपनी सभी अलग अलग जागीरों को एकजुट कर देगी। कई दूरदर्शी लोगों ने ऐसा करने का प्रयास किया है और एक हद तक सफल भी हुए हैं। शांति कभी कायम नहीं रही। मानव जाति में बिखरने की जन्मजात प्रवृत्ति थी। एकता का भव्य उद्यम बार बार विफल रहा। इस प्रकार लोग अलग हो गए। फिर भी वे अपनी साझी पुश्तैनी विरासत से शिथिल रूप से जुड़े हुए थे, लेकिन उनमें और कुछ भी सम्मान नहीं था। युद्ध जारी रहे, लेकिन संधियों के जटिल जाल ने आवश्यक युद्ध सामग्री के विनाश को सीमित कर दिया। एक बार जब मानव जाति ने अपनी बस्तियों और युद्धपोतों को नष्ट करना बंद कर दिया तो उसके पास विदेशी घुसपैठ का विरोध करने का बेहतर मौका था। अपने पड़ोसी के ग्रह को जीतना सब ठीक और बढ़िया है। कम से कम बड़ी तोपें बाहर न लाएं और कृपया अंतरिक्ष में महंगे सामान को पट्टे पर न दें। यह सर्वोत्तम समाधान नहीं है, लेकिन किसी तरह मानवता इसमें उलझ गई। नौसैनिक युद्धों के रुकने के साथ जमीनी युद्ध ने नया महत्व प्राप्त कर लिया। पैदल सेना, टैंक और तोपखाने की लोकप्रियता में पुनरुत्थान हुआ क्योंकि विखंडित मानव जाति अपने ही क्षेत्र पर लड़ रही थी। स्वाभाविक रूप से किसी भी आक्रमणकारी के लिए यह आसान नहीं था। दुश्मन की जमीन पर काम करने के लिए मजबूर होने के कारण संघर्ष अक्सर संघर्षपूर्ण युद्ध में बदल जाते हैं। भले ही आक्रमणकारियों ने कड़ी मेहनत से अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की, क्या यह प्रयास के लायक था? उन्हें यह जानकर निराशा होगी कि उन्होंने अपनी सेना से क्षेत्र में जितना धन प्राप्त किया था उससे अधिक धन खो दिया। अधिकांश युद्धोन्मादियों को एहसास हुआ कि युद्ध छेड़ना पैसे खोने वाला व्यवसाय है। बिल्कुल योजना के अनुसार शांतिवादियों ने अपनी पीठ थपथपाते हुए सोचा। ऐसे परिणाम के लिए संधियों का बड़े पैमाने पर मसौदा तैयार किया गया था। किसी ग्रह को शीघ्र आत्मसमर्पण करने की धमकी देने वाले उपकरणों के बिना युद्धोन्मादियों को क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए पुरानी और अकुशल तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता था। ऐसा हुआ कि शांति प्रेमियों ने बहुत जल्दी जश्न मना लिया। जब से प्रसिद्ध मैकलियू ने पहली बार मेच नामक विशाल ह्यूमनॉइड मशीन के साथ युद्ध के मैदान में कदम रखा, युद्ध हमेशा के लिए बदल गया था। यह एक बिल्कुल नए प्रतिमान में आगे बढ़ा। यहाँ तक कि सबसे दुर्गम ग्रहों में भी कुशलतापूर्वक प्रदर्शन करने में सक्षम पहले मेच ने पारंपरिक सेनाओं के युद्ध के धीमी गति और स्थिर तरीके का मजाक उड़ाया। मानव शरीर ही मानव का सर्वोत्तम हथियार है। आधुनिक युद्ध तंत्र के प्रमुख अन्वेषकों में से एक ने पहले मॉडल द्वारा देश के आधे विशाल क्षेत्र पर हमले के बाद टिप्पणी की। हर कोई जानता है कि पैदल सेना लचीली लेकिन नाजुक होती है, जबकि टैंक सख्त लेकिन अनाड़ी होते हैं। तो एक दिन हमने सोचा, क्यों न एक नया हथियार बनाया जाए जो मानव रूप ले और इसे बड़े पैमाने पर विकसित किया जाए। इसका परिणाम एक क्रांतिकारी हथियार के रूप में सामने आया, जिसने अपने मनमोहक रूप और प्रेरक क्षमताओं से आकाशगंगा के पार के मनुष्यों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पैदल सेना की तुलना में तेज, टैंकों की तुलना में अधिक लचीले और विभिन्न प्रकार के हथियार ले जाने में सक्षम, फिर भी उन्हें चालू रखने के लिए बहुत कम आपूर्ति की आवश्यकता होती है। उनका साजो सामान पद चिन्ह एक पारंपरिक सेना द्वारा लूटे गए सामान का एक अंश था।
इसने अकेले यह सुनिश्चित किया कि मैचेस ने अन्य सभी सेवा शाखाओं को गद्दी से उतार दिया। मेक्स का युग वैभव में बदल गया। मैच के आसपास के प्रसारणों ने रिकॉर्ड दृश्य अर्जित किए। ऑनलाइन और ऑफलाइन गेम्स ने जनता को ग्लैमराइज्ड नई मशीनों के करीब ला दिया। प्रमुख हथियार निर्माताओं ने तेजी से बढ़ते मैकेनिकल उद्योग में निवेश किया। अनगिनत स्टार्टअप मशरूम की तरह उभरे मेक पर अपनी अनूठी पेशकश पेश करते हैं। मेक्स का युग मानवता को एक नए स्वर्ण युग में ले जाता हुआ प्रतीत हुआ। दुर्भाग्य से केवल कुछ ही संभ्रांत लोग मेच की वास्तविक दुनिया में कदम रख सके। सबसे बुनियादी मेक मॉडल में सैकड़ों पेटेंट और अन्य मालिकाना ज्ञान शामिल होता है, जिसके लाइसेंस के लिए भारी भरकम अत्यधिक रहस्यमय तंत्रिका इंटरफेस जो पायलटों को अपने शरीर को हिलाने जितना स्वाभाविक रूप से अपने यंत्रों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, केवल एक प्रतिभाशाली मुट्ठी भर द्वारा ही संचालित किया जा सकता है। जिन लोगों ने चेतावनियों को नजरअंदाज किया, उनका दिमाग भून गया। शोधकर्ताओं को यह स्पष्ट दृष्टिकोण स्थापित करने में काफी समय लगा कि कितने लोगों में सही क्षमता है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार पूरी मानवता में से केवल 3.5% के पास ही तंत्रिका इंटरफेस से सफलतापूर्वक जुड़ने के लिए सही आनुवंशिकी है। अपने 10वें जन्मदिन से अनुकूलता के लिए परीक्षण किए गए इन विशेषाधिकार प्राप्त अभिजात वर्ग ने 96.5% से प्रशंसा और पूजा का आनंद लिया। जो कॉकपिट में कभी कदम नहीं रखने के लिए अभिशप्त थे, 3.5% में से सभी वास्तव में एक मशीन का संचालन नहीं करेंगे। लेकिन सबसे अधिक बैकवाटर ग्रह के सबसे गरीब शक्तिशाली व्यक्ति को भी प्रशिक्षण से गुजरना होगा। एक बार जब उन्होंने विमान चलाने में बुनियादी दक्षता हासिल कर ली, तो उन्हें रिजर्व में शामिल कर लिया गया, शायद जरूरत पड़े। वेस लार्किंसन का जन्म इस दृढ़ विश्वास के साथ हुआ था कि वह कॉकपिट में थे। उनके पिता एक मेक पायलट थे। उनके दादाजी भी मैक्स का संचालन करते थे। वह कम से कम अप्रत्यक्ष पूर्वजों का नाम बता सकते हैं, जिन्होंने ब्राइट रिपब्लिक के प्रसिद्ध मेच कोर में सम्मानजनक रूप से सेवा की थी। उनकी अधिकांश चाची, चाचा और बाकी विस्तारित लार्किंसन परिवार के पास विमान चलाने का एक लंबा इतिहास था। पिताजी, पायलट बनना कैसा होता है? यह खतरनाक है, लेकिन यही एकमात्र समय है जब मैं जीवित महसूस करता हूँ। उनके 10वें जन्मदिन ने उनका जीवन बदल दिया। जैसे ही रिपब्लिक के डॉक्टर ने परिणामों की घोषणा की, उनकी पूरी दुनिया उन पर टूट पड़ी। उनके आनुवंशिकी ने उन्हें 96.5% में से एक के रूप में चिन्हित किया। दूसरे शब्दों में, वे एक सर्वसाधारण, एक आदर्श व्यक्ति था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा शब्द प्रचलन में था, वे एक आम व्यक्ति बन गया जो अपने जीवन में कभी भी कॉकपिट में प्रवेश नहीं करने के लिए अभिशप्त था। अलग अलग जीन होने में कुछ भी अपमानजनक नहीं है, डॉक्टर ने युवा वेस को आश्वस्त किया। उसने पहले ही अनगिनत बच्चों के सपनों को कुचल दिया था। एक और बात ने शायद ही उसे बिल्कुल भी चकित कर दिया हो, कोई भी हर चीज में अच्छा नहीं होता। शेष 96.5% को ठीक ठाक वेतन मिलता है। अपनी क्षमताओं में कुछ जुनून खोजें। हर किसी की किस्मत में अपने पिता के नक्शे एकदम पर चलना नहीं होता। उनके पिता रिनको लार्किंसन ने युवा वेस को आइसक्रीम देते समय आधे अधूरे मन से उसकी पीठ थपथपाई, और करता भी क्या। उनकी लगातार ड्यूटी यात्राओं ने वेस को अकेले अवसाद में डूबने के लिए मजबूर कर दिया, और इस तरह वेस मेक्स के बारे में सपने देखने वाले एक असामयिक लड़के से एक उदास किशोर में बदल गया जो खुद को खेल और पार्टियों में डुबो रहा था। मृत माँ और पिता के लगातार सेवा दौरों से अनुपस्थित रहने के कारण कोई भी वेस पर लगाम नहीं लगा सकता था। उन्होंने हाई स्कूल से कम ताड़किए ग्रेड के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अब क्या?
अपने भविष्य पर विचार करने के बाद वेस ने आखिरकार खुद को एकजुट कर लिया। वह अपना जीवन हमेशा के लिए बर्बाद नहीं कर सकता। मैं पायलट नहीं हूँ। मैं कभी पायलट नहीं बनूंगा। मैं वास्तव में केवल मैच जानता हूँ। अगर मेरे भाग्य में कभी भी किसी मशीन को चलाना नहीं लिखा है, तो भी मैं कुछ और कर सकता हूँ। मैं अभी भी लार्किंसन हूँ। मेक्स मेरे खून में है। वेस ने अपने लक्ष्य सीमित कर लिए। यदि वह किसी मशीन का संचालन नहीं कर सका, तो वे उन्हें बनाने वाला व्यक्ति होगा। मेक के युग में एक डिजाइनर ने मेक के विकास का नेतृत्व किया। मेक पायलटों की तरह ही महत्वपूर्ण, वे मेक के नवीन डिजाइन लेकर आए और उन्हें वास्तविकता में आकार दिया। इनमें से कुछ डिजाइनर के जितने ही प्रसिद्ध थे जिन्होंने अपनी कलाओं से अविश्वसनीय उपलब्धियां हासिल की। कुछ सबसे प्रतिष्ठित डिजाइनरों ने प्रमुख हथियार निर्माताओं के लिए काम किया। वे चतुराई से एक आकस्मिक नए डिजाइन को उगलने में सक्षम थे जिसे लाखों बार बेचा जाएगा। ये स्टार डिजाइनर सुपरस्टार थे जिनके इशारे पर सीईओ और राष्ट्र प्रमुख थे। यहाँ तक कि एक आकस्मिक छींक भी उन कंपनियों के स्टॉक मूल्यों को प्रभावित कर सकती थी जिनमें वे काम करते थे, क्योंकि वे बहुत प्रभावशाली थीं। कई बड़े मानव राज्यों ने मैच से जुड़े संघर्षों में बढ़त पाने के लिए अपने विशेष डिजाइनों पर भरोसा किया। फिर मेक डिजाइनरों का मध्यम वर्ग आया, उद्यमी जिनके पास कम से कम मेक डिजाइन की पूरी श्रृंखला थी। एक मशीन के गठन के सभी पहलुओं में निपुण, ये अनुभवी इंजीनियर यादृच्छिक भा। कुछ डिजाइनरों ने सबसे किफायती कीमत पर ढेर सारे मेक बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि अन्य अपना पूरा जीवन एक ही मॉडल पर खर्च कर सकते हैं। जो बचा था वह निचला ढेर था। सभी डिजाइनरों में से लगभग 90% इसी श्रेणी में आते हैं। इसमें नए स्नातक, असफल उद्यमी और पुराने ज्ञान वाले पुराने लोग शामिल थे। वे नकल या अधिक सफल मॉडलों की जबरदस्त प्रतियों के अलावा कुछ भी डिजाइन नहीं कर सके। इनमें से अधिकांश मलबे को फेसलेस स्टॉक के रूप में काम करने के लिए बर्बाद किया गया था, जो अन्य लोगों के मैच की मरम्मत या रखरखाव के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। भाग्यशाली लोगों को अभी भी अनुकूलन में विशेषज्ञता हासिल करके मेक डिजाइन में शामिल होने का मौका मिलता है। उन्होंने मौजूदा मशीनें लीं और उन्हें थोड़े बहुत तरीकों से बदल दिया, या किसी पुराने मौजूदा डिजाइन को लाइसेंस दिया और उसमें अपना स्वयं का स्वभाव जोड़ दिया। संतृप्त बाजार में गलाकाट प्रतिस्पर्धा ने कई लोगों को लंबे समय तक टिके रहने की अनुमति नहीं दी। केवल कुछ ही इस व्यवसाय मॉडल के साथ सफल हुए। वेस को उनमें से एक होने की आशा थी। अपने इतने अच्छे ग्रेड के साथ वह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला लेना भूल सकता था। वह केवल ब्राइट रिपब्लिक की राजधानी के एक औसत संस्थान, रिटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा प्रस्तावित एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पर्याप्त योग्यता हासिल करने में कामयाब रहे। 5 साल बाद उन्हें एक मामूली संस्थान से सिर्फ एक मामूली डिग्री ही मिली। दूसरे शब्दों में, वह नियोक्ताओं की नजर में बेकार था। वह ठीक था। उनके पिता रिंकोल ने हर तरह से उनका समर्थन किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपना अधिकांश समय अपने बेटे के व्यवसाय को शुरू करने के लिए पूंजी जुटाने में बिताया। उन दोनों के पास एक योजना थी। वे अपने स्वयं के हिस्सों को मुद्रित करने के लिए पर्याप्त स्वचालन के साथ एक व्यक्ति मेक बुटीक शुरू करेंगे और वे इसको स्क्रैच से मेक को इकट्ठा करने की अनुमति देंगे। रिंकोल उसे सस्ती नौकरियों के लिए सेवा में अपने दोस्तों के पास भेजता था और वे इसको कदम दर कदम अनुकूलन की दुनिया में उतरने देता था। एक बार जब वे इसने अपनी प्रतिष्ठा बना ली, तो वे अपने स्वयं के वेरिएंट को डिजाइन करने में सक्षम हो सकता है। वे सभी योजनाएं तब ध्वस्त होगी जब वे अपने गृह क्लाउडी कर्टेन में एक खाली घर में लौट आए। मेक पायलट के रूप में रिंकोल को अच्छा वेतन मिलता था,
इसलिए वे उपनगरों में एक भव्य टाउन हाउस खरीद सकता था। उन्होंने हाल ही में शहर के बाहर एक वर्कशॉप हासिल करने के लिए पर्याप्त नकदी जुटाने के लिए इसे बेच दिया। इसने केवल एक छोटे से रहने के क्षेत्र के लिए पर्याप्त जगह प्रदान की। कार्यशाला मेकओवर का उपयोग कर सकती है। मॉड्यूलर पूर्व निर्मित संरचना पुरानी लग रही थी, जैसे कि इसे युद्ध के मैदान या स्क्रैप यार्ड से बचाया गया हो। इसके बाहरी हिस्से में जितनी मात्रा में जंग और खरोंचें थीं, यह एक चमत्कार था कि यह टूटा नहीं था। जब वेस ने अंदर कदम रखा तो उसने राहत की सांस ली। आवश्यक वस्तुएं अभी भी एक आकार में थीं। अंदर का हिस्सा काफी साफ सुथरा दिख रहा था। उसके उद्यम को चलाने के लिए आवश्यक सभी मूल्यवान मशीनें मौजूद थीं, भले ही सेकेंड हैंड। हो सकता है कि उसके पिता को उसकी बातें पता ना हो, भले ही वह बहुत से लोगों को जानता हो। आप कहाँ हैं पिताजी? हफ्तों की चुप्पी के बाद वेस को इस तथ्य का सामना करना पड़ा कि उसके पिता गायब थे। यह चिंता का कारण नहीं होना चाहिए। उनके पिता को ब्राइट रिपब्लिक और जुझारू वेसिया साम्राज्य के बीच सीमा पर तैनात एक रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। कोई भी घटना जो भड़क सकती है, उसके कारण उसके पिता को वापस बुलाया जा सकता है। जब वेस ने अपने पिता के दोस्तों को फोन किया तो उसे पता चला कि वह कभी ड्यूटी पर नहीं लौटा। पुलिस से संपर्क करने के बाद ऐसा लगा कि रिनकोल ने कभी अपना चेहरा कहीं और नहीं दिखाया था। उसके पिता को भेजे गए सभी गैलेक्टिक कॉल और इलेक्ट्रॉनिक संदेश चट्टान से गिर गए। किसी को उसकी उपस्थिति का कोई पता नहीं चल सका। क्लाउडी कर्टेन प्लानिटरी बैंक ने तुरंत दस्तक दे दी। इससे पता चला कि इसमें भी 3D प्रिंटर जैसे वर्कशॉप के घटक ऋण लेकर खरीदे गए थे। 3D प्रिंटर एक आवश्यक मशीन थी जो कच्चे माल को फैक्ट्री गुणवत्ता वाले यांत्रिक भागों में बदल देती थी। संपत्ति के अधिग्रहण के वित्त पोषण के लिए उनके पिता को 330 मिलियन से अधिक ब्राइट क्रेडिट उधार लेना पड़ा। इतने पैसे से कोई भी आधा दर्जन उन्नत मशीनें खरीद सकता है। वेस अपना पूरा जीवन एक औसत मशीन निर्माता के लिए काम करते हुए बिता सकते हैं और फिर भी इतना नहीं कमा पाते कि भारी कर्ज चुका सकें। जब उसने बैंक का विनम्र लेकिन अवैयक्तिक नोट पढ़ा तो वह तुरंत संकट, मेरे पिता ने मुझे किस झमेले में धकेल दिया। बैंक को यह बताने में 3 पन्ने लगे कि सारा कर्ज उसके नाम पर है। यदि वह एक भी वार्षिक ब्याज भुगतान से चूक जाता है तो उसे वर्कशॉप और उसकी सारी मूल्यवान मशीनरी सौंपनी होगी। संक्षेप में, अगले भुगतान को पूरा करने के लिए वेस को अगले 3 महीनों में लगभग 5 मिलियन क्रेडिट की जांच करनी पड़ी। उन्होंने अपने आर्म बैंड के आकार के कम्युनिकेटर को उठाया और उसके लघु प्रोजेक्टर को सक्रिय किया। एक स्क्रीन सामने आई जिसमें एक मेनू प्रदर्शित हुआ। उसने निराशाजनक रूप से डिवाइस से जुड़े क्रेडिट खाते पर स्विच किया। उनके खाते में केवल 1200 क्रेडिट थे। वह उसके महीने के खर्च का पैसा था। वेस के पास आवश्यक धनराशि कमाने के बहुत कम साधन थे। अपने पिता के लापता होने से यह संदेहास्पद था कि क्या वेस अपने पिता द्वारा व्यवस्थित जीवन बीमा और अन्य लाभों का हकदार था। वेस ने अपने पिता की बीमा पॉलिसी का पालन किया क्योंकि उसे सिस्टम से निकलने वाले हर पैसे की जरूरत थी। बैठकों से कुछ नहीं निकला। बीमा कंपनी हड्डी चबाने वाले कुत्ते की तरह जिद्दी थी। वेस ने बैंक से नवीनतम संदेश छीन लिए। मैं टूट गया हूँ। मैं नए हिस्से बनाने के लिए आवश्यक कच्चे माल को खरीदने के लिए क्रेडिट की भी तलाश नहीं कर सकता। मुझे व्यवसाय कैसे करना चाहिए? एक दिन के भीतर उन्होंने बैंक, बीमा कंपनी और सरकार को फोन किया। उसे जो वापस मिला वह अच्छा नहीं था। बैंक ने वेस को पहले ही बटे खाते में डाल दिया था, इससे पहले कि वेस कुछ गड़बड़ कर दे और उसका मूल्य कम कर दे। वे वर्कशॉप पर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। बैंक से उसे जो एकमात्र उपयोगी चीज मिली
वह एक पैकेज था जिसे रिंकोल ने संपर्क से बाहर होने की स्थिति में बैंक में छिपा कर रख दिया था। बीमा कंपनी ने दावा किया कि रिंकोल केवल कार्यवाही में गायब था। एक सक्रिय सैनिक के रूप में वे महीनों या वर्षों बाद लौट सकता है, इसलिए वे एक पैसे का भी हकदार नहीं था जब तक कि कंपनी को इस बात का ठोस सबूत नहीं मिल गया कि उसकी मृत्यु हो गई है। यदि नहीं, तो पैसा केवल 5 साल की अवधि के बाद जारी किया जाएगा। सरकार अपना सामान्य नौकरशाही स्वरूप थी। वेस ने स्पष्ट रूप से फोन काटने से पहले बहुत सी समझ से बाहर की बातें सुनी। उसे वहां कुछ भी उपयोगी नहीं मिलेगा। वेस अकेला था। उसके पिता वेस को टुकड़े उठाने के लिए छोड़कर गहरे छोर पर चले गए थे। उनके पिता ने उन्हें केवल एक घटिया पैकेज के साथ छोड़ दिया था, जिसके सामने एक साधारण नोट चिपका हुआ था। यदि मैं घर पर नहीं हूं तो मेरे बेटे वेस को। इसे खोलने पर वेस को एक सुरक्षित डेटा चिप उठाकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। आज अधिकांश डेटा स्थानांतरण पूरी तरह से वायरलेस तरीके से होते हैं। लोग डेटा चिप्स का उपयोग केवल तभी करते थे जब उन्हें अपनी सामग्री को सुरक्षित रखना होता था। वेस ने पुराने डेटा चिप तक पहुंचने से पहले अपने कुम का गैलेक्टिक नेट से कनेक्शन बंद कर दिया। इसकी सामग्री को लोड करने में 3 सेकंड का समय लगा, जो इस आकार की चिप के लिए असामान्य रूप से लंबा था। एक अज्ञात कार्यक्रम ने अचानक होलोग्राफिक प्रक्षेपण पर कब्जा कर लिया। मेक डिजाइनर सिस्टम प्रारंभ करना। नए उपयोगकर्ता का पता चला 2400 मिनी साइकिलों में डीप स्कैन शुरू करना। कृपया ठीक से तैयारी करें। किसकी प्रतीक्षा? वेस ने कार्यक्रम के बारे में पूछा, इससे ठीक पहले कि कुम ने एक बड़ा झटका जारी किया। वेस एक पल में बेहोश हो गया और इस तरह एक मशीन डिजाइनर के रूप में उनकी यात्रा शुरू हुई। ट्रांसलेटर बात अध्याय 2 में एक डिजाइनर सिस्टम। जब वेस उठा तो उसने अपने भूरे बालों पर हाथ फेरा और सोचा कि वह फर्श पर क्यों गिरा। वह था डेटा चिप। वेस ने उस डेटा चिप को खोजने की कोशिश की जिसने उसे एक लॉग की तरह गिरा दिया। त्वरित खोज के बाद उसे केवल धातुओं का एक तला हुआ टुकड़ा और अन्य पिघले हुए टुकड़े मिले। अपनी प्रोग्रामिंग का पालन करने के बाद चिप स्वयं नष्ट हो गई। उसने हैरानी से अपनी नजर अपने कलाई संचारक की ओर घुमाई, जो अभी भी प्राचीन स्थिति में थी। यह आश्चर्यजनक है। जो कुछ भी इस चिप को भून सकता था, उसे इस प्रक्रिया में मेरे कुम को पिघला देना चाहिए था। चिप उस सारी गर्मी को मेरी कुम यूनिट में स्थानांतरित किए बिना कैसे पिघल सकती है? सावधानी से वेस ने अपने कुम को सक्रिय कर दिया, यह उम्मीद करते हुए कि इसमें खराबी होगी। इसके बजाय यह बिना किसी समस्या के ऑनलाइन हो गया। मेनू ब्राउज करने के बाद उन्होंने पाया कि एक नए प्रोग्राम को जोड़ने के अलावा कुछ भी नहीं बदला है। मेक डिजाइनर सिस्टम नाम पहले से ही घमंडी लग रहा था। मशीन डिजाइन करने का कार्य एक जटिल अनुशासन था जिसके लिए यांत्रिकी, भौतिकी, भौतिक विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में वर्षों के अध्ययन की आवश्यकता थी। कॉलेज से स्नातक होने के बाद भी आपने केवल दरवाजे से ही प्रवेश किया। एक डिजाइनर को सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए अनुभव और प्रतिभा से कहीं अधिक की आवश्यकता होती है। केवल एक ऐप के कुछ ही मिनटों में एक साधारण डिजाइन तैयार करने के विचार ने ही वेस को चौंका दिया। इस तरह के सॉफ्टवेयर के बारे में सोचने मात्र से ही एक डिजाइनर बनने में बिताए गए 5 वर्षों का अवमूल्यन हो गया। फिर भी उनके पिता ने एक कारण से उन्हें यह सिस्टम छोड़ दिया। वेस को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि रिंकोल को यह रहस्यमय ऐप कहां से मिला। क्योंकि उसे अब और उत्तर नहीं मिल सके, वेस ने ऐप चलाने का निर्णय लिया। मेक डिजाइनर सिस्टम में आपका स्वागत है। कृपया अपनी नई मशीन डिजाइन करें। संदेश वहीं समाप्त हो गया, जिससे वेस के पास आगे बढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा। इतना ही।
ज्ञान स्कैन पूरा हुआ। नए उपयोगकर्ता वेस लार्किंसन का पंजीकरण किया जा रहा है। स्वागत पैकेज दिया गया। उह, आपके पास इससे अधिक कुछ भी है। कृपया अपनी स्थिति का निरीक्षण करें। इस पृष्ठ को प्रदर्शित करने के लिए स्थिति कहें। स्थिति स्थिति नाम वेस लार्किंसन पेशा नौसिखिया में एक डिजाइनर विशेषज्ञता कोई नहीं डिजाइन बिंदु 0 गुण ताकत 0.6 निपुणता 0.7 धीरज 0.6 बुद्धिमत्ता 1.2 रचनात्मकता 0.3 एकाग्रता 0.9 तंत्रिका योग्यता 1 कौशल विधानसभा नौसिखिया व्यापार शिक्षु कंप्यूटर विज्ञान अक्षम अंकशास्त्र अक्षम यांत्रिकी शिक्षु धातु कर्म शिक्षु भौतिक विज्ञान नौसिखिया मूल्यांकन निकम्मा हारा हुआ व्यक्ति। अरे आप किसे हारा हुआ कह रहे हैं? उपयोगकर्ता वेस लार्किंसन अपने जीवन का आधा हिस्सा अपना जीवन बर्बाद करने के लिए एक योग्य हारा हुआ व्यक्ति है। आपके बार बार ध्यान भटकाने से आप भविष्य के लिए तैयार नहीं हो पाए हैं। आपका कर्ज चुकाने में असमर्थता आपकी अयोग्यता का प्रत्यक्ष परिणाम है। वेस को अपनी मध्यमा उंगली उठाने की इच्छा को दबाना पड़ा। इसके बजाय उन्होंने इस मूर्खतापूर्ण व्यवस्था को चुनौती दी। मैं स्वीकार करता हूँ, मैं एक बेवकूफ बच्चा हुआ करता था, लेकिन मैंने अपना कृत्य साफ कर दिया। मैं अब एक मेक डिजाइनर हूँ। यह आपका भाग्यशाली दिन है। मेच डिजाइनर सिस्टम इस आकाश गंगा में मेच की श्रेणी में आने वाली किसी भी मशीन को डिजाइन करने के लिए अंतिम उपकरण है। किसी भी अधिकृत उपयोगकर्ता को बिना किसी कल्पनीय सीमा के किसी भी कल्पनाशील मशीन को डिजाइन करने के लिए इस सिस्टम के कई उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति है। ऐसी बेशर्मशेखी पर कौन यकीन करेगा? तो क्या मैं ऐसी कोई चीज बना सकता हूं जिसका वजन 1000 टन हो, जो 50 मैक की गति से चलती हो और यहां तक कि प्रकाश से भी तेज गति से यात्रा कर सकती हो? निश्चित रूप से उपयोगकर्ता, लेकिन आपको इसके घटकों को स्वयं डिजाइन करना होगा और उन्हें एक व्यवहार्य डिजाइन में एकीकृत करना होगा। यदि आप सिस्टम का उपयोग करके डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो आपको डिजाइन बिंदुओं में व्यक्त संबंधित ऊर्जा मूल्य का आदान प्रदान करना होगा। यह हास्यास्पद लगता है कि सॉफ्टवेयर का एक टुकड़ा अकेले ऊर्जा के साथ एक मशीन के अस्तित्व की कामना कर सकता है। एक मेक बनाने में कितने डिजाइन पॉइंट लगते हैं? वैसे भी मैं ये अंक कितनी आसानी से अर्जित कर सकता हूँ। एक औसत मशीन को सटीक रूप से निर्मित करने के लिए 1,44,56,45,313 डिजाइन पॉइंट की आवश्यकता होती है। गुणों और कौशलों के आपके वर्तमान संयोजन की गणन वे सचमुच अवाक था। सिस्टम ने उसे फिर से घुमा फिरा कर अपमानित किया। तुम बहुत बेकार लगते हो। यदि मैं प्रतिदिन लगभग 4 DP ही कमा सकता हूं तो मैं आपसे कुछ लाभ कैसे प्राप्त कर सकता हूं? हाँ, मेरी भी यही सोच थी। वेस चुपचाप बुदबुदाया। उसकी उंगली पहले से ही उसके कोम पर मंडरा रही थी, इस बेकार ऐप को बंद करने के लिए तैयार थी। उपयोगकर्ता, कृपया अभी प्रोग्राम से बाहर न निकलें। आपने अभी तक मेनू का पता नहीं लगाया है, न ही आपने अपना स्वागत पैकेज खोला है। ठीक है, तो फिर मुझे एक मेनू दीजिए। मेक डिजाइनर सिस्टम मेनू स्थिति डिजाइनर मिशनों पेड़ लगाने का कौशल दुकान लॉटरी भंडार उपयोगकर्ता, एक नौसिखिया मेक डिजाइनर के रूप में आपके विशेषाधिकार सीमित हैं। वर्तमान में आपके पास मिशन, दुकान और लॉटरी मेनू तक पहुंच नहीं है। वेस ने सबसे पहले डिजाइनर विकल्प को ब्राउज किया। सिस्टम एक विशाल होलोग्राफिक डिजाइन इंटरफेस में प्रकट हुआ जो एक लोकप्रिय डिजाइन सूट से अलग किया गया प्रतीत होता था, जिसे वेस ने अपने छात्र दिनों में अक्सर उपयोग किया था। सिस्टम का संस्करण कई अतिरिक्त सुविधाओं के साथ आया था, हालांकि वेस अभी उन्हें तलाशने के मूड में नहीं था।
कौशल वृक्ष और भी अधिक विस्तृत रूप से फैला हुआ था और एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। सबसे बुनियादी कौशल शीर्ष पर बैठे। इसकी शुरुआत यांत्रिकी और गणित जैसे सबसे बुनियादी क्षेत्रों से हुई। उनके नीचे उपकौशलों का एक खुला विस्तार निहित था जो प्रतीत होता है कि हमेशा के लिए चला गया। वह कलात्मक निर्णय जैसे विविध कौशलों को उन्नत कर सकता था। अकेले यह कौशल वृक्ष बहुत अधिक काल्पनिक और अवास्तविक प्रतीत हुआ। एक बटन दबाकर कोई खुद को कैसे सुधार सकता है? अपने कौशल को उन्नत करने के लिए केवल कुछ तथाकथित डिजाइन पॉइंट खर्च करने थे। यह काफी अजीब था कि सिस्टम उसके वर्तमान कौशल को काफी सटीक रूप से मैप करने में कामयाब रहा। वेस ने फिलहाल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उनके पिता के पास सॉफ्टवेयर का यह बेतुका टुकड़ा उन्हें सौंपने के लिए कोई ठोस कारण होना चाहिए था। वेस ने सिस्टम को कल्पना का काम मानने से इनकार कर दिया। उसने आखिर में इन्वेंटरी खोली। यह एक विशिष्ट गेम जैसा इंटरफेस प्रतीत होता है, सिवाय इसके कि वह वास्तविक ब्रह्मांड की वस्तुओं को संग्रहित या निकाल नहीं सकता था। इन्वेंट्री मुख्य रूप से डिजाइन और अन्य आभासी सामग्री को संग्रहित करने से संबंधित थी, हालांकि इसने बाद में वास्तविक वस्तुओं को संग्रहित करने का विकल्प पेश किया। स्वाभाविक रूप से उनकी सूची में कोई डिजाइन नहीं था, लेकिन उन्हें विविध टैब में प्रशंसित स्वागत पैकेज मिला। उसने उत्सुकतावश उसे अपनी उंगली से थपथपाया। सस्ते ऑनलाइन गेम में प्रचलित नकली जश्नात्मक धूमधाम के साथ होलोग्राफिक बॉक्स खुशी खुशी खुल गया। 3 चित्र उसके सामने तैर रहे थे, जो उसकी प्रत्याशा को थोड़ा सा लुभा रहे थे, भले ही उसे इस प्रणाली पर संदेह था। बधाई हो, आपको 10 डिजाइन पॉइंट प्राप्त हुए हैं। कृपया उन्हें अच्छे से व्यतीत करें। केवल 10 मामूली डिजाइन बिंदु? वेस ने खींचकर प्रश्न किया। पिछले मेनू को ब्राउज करने से उन्हें पता चला कि सिस्टम के लिए 10 डिजाइन पॉइंट केवल मूंगफली के लायक थे। इस राशि के साथ वह न तो अपनी विशेषताओं को बढ़ा सकता था और न ही किसी कौशल को उन्नत कर सकता था। इस मामूली रकम से ही उसे सोडा खरीदने लायक रकम मिल गई। इसके बाद उन्होंने अगले सिलहूट पर क्लिक किया जिसमें 3 तांबे की लॉटरी टिकटें दिखाई दीं। इसने उन्हें सिस्टम के सबसे निचले रैंक वाले लॉटरी ड्रॉ से 3 पुरस्कार निकालने की अनुमति दी। जब वेस ने एक टिकट सक्रिय किया, तो लॉटरी पेज ने एक पुरस्कार चक्र का अनुमान लगाया। पहेली को संदेह से देखने के बाद उसने अपनी बाह से लीवर को उठाकर बड़ी वस्तु को घुमाया। आप अपने कॉपर लॉटरी टिकट से पुरस्कार निकालने में असफल रहे हैं। कृपया दोबारा ड्रॉ करें। आप अपने कॉपर लॉटरी टिकट से पुरस्कार निकालने में असफल रहे हैं। कृपया दोबारा ड्रॉ करें। आप अपने कॉपर लॉटरी टिकट से पुरस्कार निकालने में असफल रहे हैं। कृपया दोबारा ड्रॉ करें। सचमुच, सुविधा स्टोर के लॉटरी टिकट भी इतने कंजूस नहीं हैं। लॉटरी टिकटों का उपयोग करने के बाद सिस्टम का अंतिम उपहार सामने आया। छायाचित्र फीका पड़ गया और एक छोटी सी यांत्रिक बिल्ली दिखाई देने लगी। होलोग्राम पर प्रदर्शित पालतू जानवर गैलेक्टिक नेट पर उपलब्ध किसी भी अन्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता से अलग नहीं लग रहा था। आकाशगंगा के चारों ओर छोटी लड़कियों के बीच लोकप्रिय ये आभासी पालतू जानवर एक वास्तविक जानवर की देखभाल की परेशानी के बिना साहचर्य और ध्यान भटकाने की पेशकश करते हैं। तो आपने मेरे लिए एक आभासी बिल्ली ला दी। हुप डाई डू। आप गलत उपयोगकर्ता हैं। यह स्वर्ण रैंक वाला सहायक साथी स्वागत पैकेज से एक अत्यंत दुर्लभ यादृच्छिक ड्रॉ है। आपकी नई रत्न बिल्ली प्राप्त करने पर बधाई। वेस के सामने का प्राणी स्थानांतरित हो गया। जैसे ही यांत्रिक बिल्ली का प्रक्षेपण उज्जवल हुआ, होलोग्राफिक इंटरफेस बंद हो गया। बिल्ली फर्श पर जोर से धड़ाम से गिरी। जैसे ही वेस को लगा कि सिस्टम उसे धोखा दे रहा है, बिल्ली ने म्याऊं म्याऊं की और अपने वास्तविक शरीर से उसके पैर पर हाथ फेरा।
क्या ऐसा नहीं हो सका? बिल्ली को असली लगा। वेस नीचे झुका और बिल्ली के हल्के धातु के खोल के चारों ओर अपने हाथ रखे और उसे अपने चेहरे के सामने उठा लिया। जब वेस ने अपने नए मालिक को देखा तो बिल्ली प्रश्नवाचक ढंग से घुरघुराने लगी। उनका कम्युनिकेटर सिर्फ एक बुनियादी मॉडल था। इसमें प्रीमियम मॉडल के साथ आने वाले फैंसी माइक्रो फैब्रिकेशन विकल्प नहीं थे। भले ही उनका कोम रातों रात प्रीमियम मॉडल में बदल गया, लेकिन मच्छर से बड़ा एक यांत्रिक जानवर बनाना असंभव था। उनका कोम आवश्यक सामग्री का भंडारण नहीं कर सका। कौन जानता था कि बिल्ली कैसे अस्तित्व में आई? सिस्टम की कार्यप्रणाली ने पहले ही वास्तविकता की सीमाएं तोड़ दी हैं। उपयोगकर्ता आश्चर्यचकित न हो। मेक के लिए अंतिम डिजाइन टूल के रूप में मेक डिजाइनर सिस्टम डिजाइन पॉइंट्स की कीमत पर दुकान पर आपके द्वारा एक्सचेंज किए गए किसी भी डिजाइन या आइटम को तुरंत बनाने के लिए रिडक्टिव का उपयोग करने में सक्षम है। अब तक केवल यह बात सामने आई थी कि वेस के पिता ने उसके लिए एक असंभव से अद्भुत सॉफ्टवेयर छोड़ा था। हालांकि वह अब तक बहुत कम समझ पाया था, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि जिसने भी इस प्रणाली को बनाया है वे सबसे उन्नत मानव वैज्ञानिकों से भी प्रकाश वर्ष आगे है। उन्होंने अनुमान लगाया कि सिस्टम कुछ बड़े रहस्य छिपा सकता है, जिनमें से कुछ में विदेशी प्रौद्योगिकियां भी शामिल हो सकती हैं। ये प्रश्न वे इसके छोटे से दिमाग से इतने ऊपर थे कि उसने उन्हें फिलहाल के लिए अलग रख दिया। उनकी तात्कालिक चिंताएं और भी अधिक थीं। यह बिल्ली बहुत प्यारी है, वेस ने यांत्रिक प्राणी के सिर को खरोंचते हुए टिप्पणी की। क्या इसे खरोंचने और गले लगाने की भीख मांगने से ज्यादा कुछ करना चाहिए? रत्न बिल्ली की स्थिति जानने के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करें। पालतू पशु स्थिति नाम, कोई नहीं मालिक। वेस लार्किंसन पद, गोल्ड एक्सक्लूसिव स्तर 1 कौशल रत्न उत्सर्जन। आई रत्न उत्सर्जन किस प्रकार का कौशल है? अधिक विवरण देखने के लिए कौशल पर ध्यान केंद्रित करें। रत्न उत्सर्जन मैन्युअल अवशोषण, पाचन और उत्सर्जन के माध्यम से कम मूल्य की सामग्री को उच्च मूल्य के दुर्लभ रत्नों में परिवर्तित करने की क्षमता। ये रत्न किसी भी मशीन के लिए यादृच्छिक लाभ प्रदान करते हैं जो उन्हें अपने डिजाइन में शामिल करता है। कुछ कच्चे माल में उन लाभों पर अधिक जोर दिया जाता है जो परिणामी रत्न व्यक्त कर सकते हैं। विवरण को वेस के साथ समझने में आधा मिनट का समय लगा। वह जितना समझ पाया, यह बिल्ली खनिज पदार्थ खाकर उसे पचाकर रत्न बना देती है। ये रत्न अपने प्रभाव के आधार पर काफी मूल्यवान होने चाहिए। अगर वह इन चमकदार रत्नों को बेच दे तो शायद वह तुरंत कुछ नकद कमाने में सक्षम हो जाएगा। रत्न बिल्ली को अधिक महत्व न दें। स्तर 1 पर, पालतू जानवर प्रति सप्ताह केवल 1 रत्न उत्सर्जित कर सकता है। वेस ने निराशा में आह भरी। बिल्ली ने अपने मुलायम पंजे से उसकी नाक टेढ़ी कर दी। खैर, अब मैं पहले से बेहतर हूँ, इसलिए मेरे पास शिकायत करने का कोई आधार नहीं है। जहाँ तक आपकी बात है, तो मैं आपको भाग्यशाली कहूँगा, क्योंकि मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ कि आप मेरे लिए भाग्यशाली आकर्षण हैं। मिच बिल्ली ने प्रतिक्रिया में बहुत म्याऊं म्याऊं की। यह दर्शाता है कि उसकी कृत्रिम बुद्धि में कम से कम कुछ प्रकार की कम संवेदनशीलता है। वेस ने अपनी कार्यशाला की अलमारियों की तलाशी ली और ढीले अयस्क का ढेर ढूंढ निकाला। बेतरतीब सामग्री संभवतः पिछले मालिक द्वारा छोड़ी गई थी, जिसे उसके पिता ने सेकेंड हैंड खरीदते समय साफ करने की जहमत नहीं उठाई। वेस ने एक सिर के आकार का टुकड़ा लिया और छोटी बिल्ली किसी तरह पूरी चीज को निगलने में कामयाब रही, जो भौतिकी के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे एक सामान्य यांत्रिक बिल्ली अपने बिल्ली के आकार के पेट में इतनी सारी सामग्री फिट कर सके। ठीक है, यह स्पष्ट रूप से असंभवताओं की लंबी सूची में एक और अजीब बात है। इन चमत्कारों पर सिर फोड़ने से कोई फायदा नहीं। मुझे पहले अपनी पैसों की समस्या का समाधान करना होगा।
वेस ने बिल्ली को छोड़ दिया और उसे कार्यशाला में अकेले घूमने के लिए छोड़ दिया। कुछ शोध करने के लिए वह अपनी डेस्क के पास पहुंचा और कंप्यूटर टर्मिनल। उन्होंने अपनी कार्यशाला में मशीनों के मैनुअल का संक्षेप में अवलोकन किया। उन्होंने पाया कि वे बुनियादी लेकिन विश्वसनीय मॉडल थे और उनके अध्ययन के दौरान उनके द्वारा उपयोग किए गए मॉडल से बहुत अलग नहीं थे। फिर उन्होंने सार्वजनिक बाजारों में मशीनरी, पार्ट्स और कच्चे माल की कीमतों की जांच की। क्लाउडी कर्टन एक नियमित उबाऊ आवासीय गृह था जो किसी उद्योग के बजाय अपने रंगीन बादलों के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए इसका यांत्रिक बाजार कमजोर था। यदि वेस अपने उत्पादों को एक व्यवहार्य बाजार में बेचना चाहता था तो उसे ब्राइट रिपब्लिक के केंद्र में स्थित बड़े व्यापारिक नोड्स तक पहुंच की आवश्यकता थी। ऐसा करने के लिए कोई भी योग्य नहीं है। वेस के पास प्रतिष्ठा और ट्रैक रिकॉर्ड दोनों का अभाव था। यहाँ तक कि अगर उसे पहुंच हासिल भी हो गई तो भी उसके पास एक मशीन बनाने के लिए आवश्यक कच्चे संसाधनों को हासिल करने के लिए पूंजी की कमी थी। पैसा कमाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। वह कॉलेज में सीखा गया सबसे महत्वपूर्ण सबक में से एक था। आश्चर्यजनक रूप से उन्होंने अपनी बिजनेस कक्षाओं में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। वेस को यह उपलब्धि उनकी आकांक्षाओं के कारण मिली। इससे यह भी मदद मिली कि कक्षाओं में केवल साधारण गणित शामिल था। आधे दिन के शोध के बाद वेस को अपने नए उद्यम की व्यवहार्यता पर एक स्पष्ट विचार प्राप्त हुआ। उन्होंने भौतिक उत्पाद बनाना छोड़ दिया। मेक डिजाइन, मेक अनुकूलन या मेक फैब्रिकेशन के क्षेत्रों में पैर रखने के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। उसे कम से कम कई मिलियन क्रेडिट की अग्रिम आवश्यकता थी। एकमात्र आर्थिक रूप से व्यवहार्य बाजार जहां वे वास्तविक रूप से अपनी सेवाएं दे सकता था वे मशीनी मरम्मत और रखरखाव का क्षेत्र था। हालांकि उनकी कार्यशाला अपने पैमाने के कारण सीमित थी और प्रतिष्ठा के बिना उन्हें संदेह था कि वे किसी भी ग्राहक को आकर्षित कर पाएंगे। उन्हें प्रवेश की कम बाधाओं वाले बाजार में शुरुआत करने की जरूरत थी जिसमें किसी पूर्व निवेश की आवश्यकता नहीं थी। वेस ने अपने टर्मिनल पर खेलों के अनुभाग पर एक संक्षिप्त नजर डाली। आयरन स्पिरिट आकाशगंगा में सबसे विशिष्ट गैलेक्टिक मैच सिम्युलेटर। आयरन स्पिरिट बाजार में सबसे अधिक खेला जाने वाला ऑनलाइन गेम नहीं था। हालांकि इसके ई-स्पोर्ट्स प्रसारण ने बहुत व्यापक दर्शकों को आकर्षित किया जिससे गेम को एक बड़े और विविध निर्माता के बाजार को बढ़ावा मिला। गेम की सफलता का कारण इसकी वास्तविकता का पालन माना जा सकता है। आयरन स्पिरिट ने वास्तविकता का इतनी अच्छी तरह से अनुकरण किया कि खिलाड़ियों को एक मशीन चलाने के लिए महंगे सिमुलेशन पॉड खरीदने या किराए पर लेने पड़े। इसने खिलाड़ी आधार को एक अभिजात क्लब में बदल दिया जो वास्तविक यांत्रिक युद्ध के लिए एक सभ्य अनुकरण के रूप में कार्य करता था। बीएसबीएच कॉरपोरेशन यथार्थवाद के पंथ पर इस कदर अड़ा रहा कि उसके आभासी तंत्र को उसके अनुरूपित पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर यथार्थवादी तरीके से तैयार करना पड़ा। केवल मुख्य धारा के मेक मॉडल ही ऑफ द शेल्फ खरीदे जा सकते थे। खेल में वास्तविक उच्च प्रदर्शन वाले सभी मेक अनुकूलित या मूल डिजाइन थे जिन्हें सोने, आभासी मुद्रा या वास्तविक क्रेडिट के साथ बेचा जा सकता था। एक आभासी मशीन को संचालित करने के विपरीत आयरन स्पिरिट ने अपने डिजाइनरों से शक्तिशाली होने की मांग नहीं की, इसलिए वेस जैसा औसत आदर्श भी इसके आभासी बाजार में शामिल हो सकता है। जैसे ही वेस ने गेम में मेक डिजाइनर का खाता पंजीकृत किया उसे कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्हें आर्ट्स और ब्राइट क्रेडिट का पंजीकरण शुल्क चुकाना पड़ा। इससे उनकी शेष बचत का आधे से अधिक हिस्सा खत्म हो गया। जब खेल ने उनके खाते को मंजूरी दे दी तो उन्हें एक और बाधा का सामना करना पड़ा। किसी भी मौजूदा डिजाइन को अनुकूलित करने के लिए तथाकथित वर्चुअल लाइसेंस की खरीद की आवश्यकता होती है।
सबसे सस्ते भागों के लिए लाइसेंस लगभग 10,000 क्रेडिट से शुरू हुए, जबकि सबसे पुराने स्टार मेक के लिए लाइसेंस का मूल्य 1 लाख क्रेडिट पर था। मैं लाइसेंस शुल्क भूलने के मामले में कितना मूर्ख हूँ। बीएसबीएच स्पष्ट रूप से नहीं चाहता था कि उसका वर्चुअल मेक बाजार भयानक डिजाइनों की सुनामी से भर जाए। कोई अन्य रास्ता न होने पर बेस ने अपने कलाई संचारक को चालू किया और मेक डिजाइनर सिस्टम शुरू किया। हे सिस्टम, मेरे पास वर्चुअल लाइसेंस खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? सिस्टम ने वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से उसके टर्मिनल तक पहुंच बनाई। पूरे गेम को स्कैन करने और गैलेक्टिक नेट से अतिरिक्त जानकारी को अवशोषित करने में केवल 1 दर्जन सेकंड लगे। ट्यूटोरियल मिशन प्राप्त हुआ। विवरण ब्राउज करने के लिए कृपया मी उद्देश्य। ट्यूटोरियल भाग 1 आपका पहला डिजाइन कठिनाई। स्पष्टवादी पूर्व आवश्यकताएं। एक मूर्ख बनो जो अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। विवरण 1 में एक डिजाइनर के रूप में यह शर्मनाक है कि आपने बिक्री के लिए तैयार एक भी डिजाइन पूरा नहीं किया है। एक अनुकूलित मेक डिजाइन करने के लिए मेक डिजाइनर सिस्टम और दिए गए मेक मॉडल का उपयोग करें जिसमें न्यूनतम 10% का विचलन हो और इसके बेस मॉडल के प्रदर्शन में 2% का सुधार हो। इनाम: एक यादृच्छिक स्टार वर्चुअल मशीन लाइसेंस, एक यादृच्छिक स्टार वर्चुअल घटक लाइसेंस। यह संभव लगता है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप मुझे उन आभासी लाइसेंसों से कैसे पुरस्कृत कर सकते हैं? मेक डिजाइनर सिस्टम के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पर्याप्त डिजाइन बिंदुओं के साथ उपयोगकर्ता अमरता प्राप्त करने में भी सक्षम हो सकता है। अधिक विस्तृत उत्तर के लिए कृपया अपनी मेक डिजाइनर रैंक बढ़ाएं। हाँ, सही है। वेस ने अनुमान लगाया कि सिस्टम के पास आयरन स्पिरिट के सर्वर को हैक करने का कोई तरीका है। अपनी विवेकशीलता को बनाए रखने के लिए वेस ने अपनी पूछताछ बंद कर दी और इसके बजाय अपना ध्यान डिजाइनर मोड पर केंद्रित कर दिया। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक वेस ने यह नहीं देख लिया कि उसके पास काम करने के लिए किस प्रकार के लाइसेंस हैं, जिससे उसने व्यावहारिक रूप से खून उगला। ऐसा हो ही नहीं सकता। ट्रांसलेटर बात। अध्याय 3। एक प्रतिष्ठित मेक सिम्युलेटर के रूप में पहला डिजाइन आयरन स्पिरिट में केवल वास्तविक मेक प्रदर्शित किया गया। इसके वर्चुअल स्टोर में बेचे जाने वाले बेस डिजाइन को वास्तविक जीवन में लगभग समान प्रदर्शन के साथ खरीदा जा सकता है। अपने विशाल और व्यापक डेटाबेस के साथ गेम ने उन्हें सरल तरीके से एक साथ समूहित करने के लिए कड़ी मेहनत की। बीएसबीएच कॉरपोरेशन ने अंततः स्टार से न स्टार रेटिंग अपनाने का निर्णय लिया। बाद में उन्होंने और भी बेहतर प्रदर्शन करने वाले मॉडल पेश करके और भी अधिक रेटिंग जोड़ी। गेम के डेटाबेस में कई पुराने डिजाइन शामिल थे, लेकिन वर्तमान डिजाइनों की लाइब्रेरी अधूरी थी। कई शीर्ष पायदान वाले में एक डिजाइन अत्यधिक संरक्षित रहस्य थे। ये तथाकथित अगली पीढ़ी के मॉडल में डिजाइन की अत्याधुनिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। मेक्स का युग 400 वर्षों तक फैला था, इसलिए गेम ने नवीनतम डिजाइन के बिना भी बहुत सारे मॉडल पेश किए। आयरन स्पिरिट के सबसे निचले स्टार मेक मॉडल का उपयोग मेक अग्रणी मैकलियू जैसे दिग्गजों के साथ युद्ध के मैदान में हल चलाने के लिए किया जाता था। समकालीन मॉडलों की तुलना में ये प्राचीन अवशेष कई मायनों में कम पड़ गए। वे धीमे, अनाड़ी, अकुशल थे और कभी कभी हास्यास्पद लगते थे। जब वेस ने इन जोकर जैसे मॉडलों पर नजर डाली तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या उनके डिजाइनरों के कुछ पैच ढीले थे। सिस्टम के डिजाइनर मोड ने पहले ही ऐसा एक डिजाइन लोड कर दिया है। फैंटासिया 2R में एक क्रांतिकारी ह्यूमनॉइड डिजाइन योजना शामिल थी और यह त्रुटिपूर्ण पहले संस्करण का दूसरा पुनरावृत्ति था। फंतासिया अपने पतले और संकीर्ण डिजाइन के कारण बहुत कम विशाल था, जिससे यह उस समय उपलब्ध स्टॉकियर मॉडल की तुलना में तेज और लंबे समय तक चल सका।
ये लाभ कवच और मारक क्षमता जैसे अन्य मापदंडों की कीमत पर हासिल किए गए थे। किसी भी कारण से डिजाइनरों ने फैंटासिया 2R को एक महिला के रूप में आकार दिया। इसका अवतल धड़, झुका हुआ ब्रेस्ट अप प्लेट, पतले अंग और संकीर्ण सिर कम कवच पहने हुए एक सुपर मॉडल की उपस्थिति पैदा करते हैं। पुराना कार मॉडल पहले से ही एक नारीवादी के सबसे बुरे सपने जैसा लग रहा था। निर्माताओं ने 2R के शीर्ष पर बाल जैसे सेंसर धागे जोड़कर इसे दोगुना कर दिया। सेंसरों ने कम से कम एक व्यावहारिक उद्देश्य पूरा किया, क्योंकि उन्होंने मॉडल को एक सब स्काउटिंग मशीन में बदल दिया। चूंकि फैंटासिया इतनी हल्की और पतली मशीन थी, वेस के पास इसके अच्छे बिंदुओं को नष्ट किए बिना इसके हिस्सों को संशोधित करने की बहुत कम गुंजाइश थी। इसके विपरीत, वेस आसानी से भारी मॉडलों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, अपनी सुरक्षा का बहुत अधिक त्याग किए बिना अपने द्रव्यमान का 10% कम कर सकता है। प्राचीन डिजाइन में आधुनिक तकनीकों को लागू करने के बाद वे अपने बेस मॉडल की तुलना में अपने वेरिएंट के प्रदर्शन को आसानी से 2 या 3% तक बढ़ा सकता था। सिस्टम द्वारा मुझे प्रदान की गई यह फंतासिया वास्तव में बहुत पतली है। चूंकि वह घटाव का मार्ग नहीं अपना सकता था, इसलिए उसे मूल्य जोड़ने का दूसरा तरीका खोजने की आवश्यकता थी। वेस अतिरिक्त घटकों को जोड़कर आसानी से डिजाइन में सुधार कर सकता है। दुर्भाग्य से, सिस्टम ने केवल एक घटक का लाइसेंस प्रदान किया, जिससे उसे बहुत कम विकल्प मिले। सिस्टम ने उसे जो वर्चुअल कंपोनेंट लाइसेंस उपहार में दिया था, वह बहुत लंबे नाम के साथ आया था। रचनाकारों ने इसे जेमिनी ट्विन रियर इजेक्शन एनर्जी बूस्टर कहा। जटिल घटक ने एक साथ 3 कार्य किए। सबसे पहले, इसने आपातकालीन स्थिति में कॉकपिट को पीछे से बाहर निकलने की अनुमति दी। इसने काफी बड़ी मात्रा में ऊर्जा भंडारण प्रदान किया, जिससे मैक्स बिना पुनः आपूर्ति के लंबे समय तक चल सके। अंत में, इसने अपने बूस्टर के साथ बड़ी मात्रा में सीधी रेखा त्वरण प्रदान किया। हालांकि इस तरह के बूस्ट में बहुत अधिक ऊर्जा की खपत होती थी। आमतौर पर ऐसी विशेषताएं फैंटासिया 2R की गति पर फोकस के साथ पूरी तरह मेल खाती हैं। केवल एक ही बड़ी बाधा थी, जेमिनी के आयाम बहुत बड़े थे। जेमिनी को अस्तित्व में आने वाले पहले भारी उपकरण मेगा क्रैब को समायोजित करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह मशीन एक विशालकाय मशीन थी जिसके लिए 2 पायलटों के लिए 8 पैरों और जुड़वां कॉकपिट की आवश्यकता थी। जेमिनी सिस्टम को फैंटासिया 2R में जोड़ने की कोशिश करना एक अनभिज्ञ बच्चे पर भरा हुआ बैकपैक डालने की कोशिश करने जैसा था। काश मेरे पास अधिक संपत्ति होती। मैं और अधिक लाइसेंस के बिना बहुत कुछ नहीं कर सकता। मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि आधार डिजाइन में बड़े पैमाने पर बदलाव कर सकूं। वेस ने सिस्टम की डिजाइनर कार्यक्षमता के साथ छेड़छाड़ की। आश्चर्यजनक रूप से, उन्हें अपन डिजाइन टूल ने अकेले उनके विचारों का जवाब दिया। अस्थिर हाथों या दोषपूर्ण गणनाओं के परिणाम स्वरूप होने वाली त्रुटियों को कम किया। अपने काम में डिजाइनर की सहायता बाघ में पंख जोड़ने जैसी थी। अपने आनंद के बावजूद, वेस को एक ही दिन में एक तैयार डिजाइन तैयार करना कठिन लगा। उन्होंने अनिच्छा से मेक डिजाइनर सिस्टम को बंद कर दिया और अपनी जरूरतों का ख्याल रखा। उसने एक सस्ता पोषण तत्व पैक कर लिया और अपने नए पालतू जानवर को एक अपरिचित बिस्तर पर सुला दिया। वेस 3 और दिनों तक समस्या से जूझता रहा। उन्होंने अधिकांश समय भारी जेमिनी एड ऑन को पतले और पतले फैंटासिया फ्रेम में संयोजित करने के विभिन्न तरीकों को आजमाने में बिताया। कुल 17 प्रयासों में से वे पूरी तरह से 15 बार विफल रहा, केवल कुछ बमुश्किल कार्यात्मक डिजाइन छोड़े। जब उन्होंने डिजाइन को उसकी पूरी महिमा के साथ पेश किया, तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें इसमें घुसने के लिए एक छेद मिल गया है। यह हास्यास्पद लग रहा था।
वेस ने जेमिनी को फ्रेम के पीछे से जोड़ा था। यह सरल लग रहा था, लेकिन फैंटासिया के विभिन्न प्रतिबंधों ने इसे एक पेचीदा समस्या बना दिया। 2R के निचले धड़ की प्रोफाइल इतनी पतली थी कि जेमिनी को उस स्थान से जोड़ा ही नहीं जा सकता था। वह पहले भी कई बार ऐसा करने की कोशिश कर चुका है। अपने कई प्रयासों से वेस ने निष्कर्ष निकाला कि वह जेमिनी को केवल ऊपरी पीठ या निचली कमर पर ही लगा सकता है। चूंकि इतना भारी एड ऑन बहुत अधिक रखने से फैंटासिया गंभीर रूप से असंतुलित हो जाएगा, यहाँ तक कि वह पलट भी जाएगा। वेस केवल जेमिनी को फैंटासिया की कमर पर जोड़ सकता था। यह संयोजन अश्लील लग रहा था। मॉडल का मॉक अप देखते ही उनके गाल लाल हो गए। इसकी एकमात्र राहत यह थी कि कस्टम डिजाइन में कुछ बिंदुओं पर सुधार हुआ था। हालांकि इस तरह के असमान वजन के जुड़ने से मशीन भारी और कम चुस्त हो गई, लेकिन इसकी सीधी रेखा में यात्रा की गति ऊपर की ओर बढ़ गई। पायलट को बेहतर कॉकपिट इजेक्शन सिस्टम के साथ सुरक्षा में भी भारी वृद्धि का आनंद मिला। यह एक ही बार में दोनों कॉकपिट को बाहर निकाल सकता है, एक वास्तविक और एक डिकॉय। इससे आयरन स्पिरिट में मामूली लाभ हुआ, क्योंकि एक सफल इजेक्शन ने खेल में पराजित में की मरम्मत की लागत कम कर दी। ठीक है सिस्टम, क्या मेरा पहला डिजाइन कट करता है? स्कैनिंग डिजाइन। प्रदर्शन का अनुकरण पूरा होना। क्या आप डिजाइन का नाम बताना चाहते हैं? आइए फैंटासिया 2RE के साथ चलें। मेरे वेरिएंट का पिछला हिस्सा ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें सुधार हुआ है। डिजाइन मूल्यांकन। फैंटासिया 2RE। भिन्न नाम। फैंटासिया 2RE आधार मॉडल। फैंटासिया 2R मूल निर्माता। केजिया आयुध वजन वर्गीकरण। मध्यम प्रकाश अनुशंसित भूमिका। धावक उत्पीड़ कवच। एफ वहन क्षमता। एफ सौंदर्य शास्त्र। ए धीरज। सी ऊर्जा दक्षता। सी लचीलापन। डी फायर पावर। डी अखंडता। ई गतिशीलता। बी खोलना। बी एक्स फैक्टर। कोई नहीं विचलन 23% प्रदर्शन में सुधार 4.5% कुल मिलाकर मूल्यांकन। अपने इच्छित उद्देश्य के लिए बेहद अधिक वजनी फैंटासिया 2RE को फिर भी इसकी बढ़ी हुई शक्ति और आगे की क्षमता से भुनाया जाता है। खुले इलाके और लंबी दूरी के मिशनों में इसका सुधार नजदीकी मुकाबले में इसके कमजोर लचीलेपन और भयानक प्रदर्शन से कम नहीं है। मॉडल की अनूठी उपस्थिति पायलटों के एक छोटे उपसमूह को पसंद आ सकती है। मूल डिजाइन को पूरा करने के लिए आपको एक डिजाइन पॉइंट प्राप्त हुआ है। ट्यूटोरियल का पहला भाग पूरा करने पर बधाई। पुरस्कार आपकी सूची में भेज दिए गए हैं। आपको मिशन की आवश्यकताओं से अधिक के लिए बोनस भी प्राप्त हुआ है। वेस ने राहत की सांस ली। उन्होंने दो पूरी तरह से अलग चीजों को एक साथ मिलाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। हालांकि वह एक झटके में सफल हो गया, फिर भी वे आगे बढ़ने में कामयाब रहा। अब जब उसने इस अधर्मी मिशन को पूरा कर लिया है, तो वे आगे बढ़ सकता है और इस घृणित कार्य को भूल सकता है। उन्होंने डिजाइन के प्रक्षेपण को मिटा दिया और अपनी सूची खोली। 2 उपहार लिपट्टे पैकेज उसकी उत्सुक उंगलियों का इंतजार कर रहे थे। वेस ने तुरंत दोनों आइकनों को टैप किया, जिससे वे एक साथ अनबॉक्स हो गए। आपको निम्नलिखित में के लिए वर्चुअल लाइसेंस प्राप्त हुआ है। केजिया आर्मामेंट्स फैंटासिया 2R। आपको निम्नलिखित घटक के लिए वर्चुअल लाइसेंस प्राप्त हुआ है। मैक्सोड्रोन जेमिनी ट्विन रियर इजेक्शन एनर्जी बूस्टर। वास्तव में आप मुझे वही चीजें दे रहे हैं जो मैं पूरे 3 दिनों से खुद को प्रताड़ित कर रहा हूं। आपको एक नया मिशन मिला है। कृपया मिशन पृष्ठ में विवरण पढ़ें। उद्देश्य ट्यूटोरियल भाग 2 आपकी पहली बिक्री कठिनाई। स्पष्टवादी पूर्व आवश्यकताएं।
पूरा ट्यूटोरियल भाग एक विवरण। यदि आपके डिजाइन का उपयोग नहीं किया गया है तो आप स्वयं को उचित मेक डिजाइनर नहीं कह सकते। कृपया अपने पहले डिजाइन के आधार पर एक मशीन बेचने का प्रयास करें। इनाम 1000 डिजाइन पॉइंट आप मुझे स्थापित कर रहे हैं। सिस्टम। भले ही मुझे 2 आरी खरीदने के लिए कोई मूर्ख मिल जाए, फिर भी मेरे पास कच्चा माल खरीदने का श्रेय नहीं है। आयरन स्पिरिट डिजाइनरों को मुफ्त में वर्चुअल मशीन बनाने की अनुमति नहीं देता, भले ही मेरे पास आवश्यक लाइसेंस हो। गेम ने मेक डिजाइनरों से कच्चे माल के लिए शुल्क वसूल कर उन पर कर लगाया। आप अपना बोनस भूल गए हैं। कृपया अपनी सूची में मुद्रा टैब देखें। जब वेस ने अपना दृष्टिकोण बदला तो एक लाल पैकेट उसका इंतजार कर रहा था। उसने इसे टैप किया, जिससे आभासी लिफाफा काल्पनिक बिलों में खुल गया। अंततः यह एक साफ सुथरे ढेर में आ गया जिसके ऊपर कुल राशि प्रदर्शित थी। 1,00,000 उज्ज्वल क्रेडिट प्राप्त करने के लिए बधाई। वेस ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। सिस्टम की अपेक्षाओं से अधिक होने पर काफी पुरस्कार मिले। अचानक अप्रत्याशित लाभ के साथ अब उसके पास पैसे कमाने के लिए बहुत सारे विकल्प थे। हालांकि 1,00,000 क्रेडिट उसे किसी अन्य मशीन के लिए लाइसेंस खरीदने की अनुमति नहीं दे सकता है, फिर भी वे कवच चढ़ाना, शीतलन प्रणाली, बैटरी और यहां तक कि हथियार जैसे बहुत सारे सस्ते घटक खरीद सकता है। इससे पहले कि वे अपने नए प्राप्त क्रेडिट का अच्छा उपयोग करें, उन्होंने पहले मिशन को पूरा करना सुनिश्चित किया। उन्होंने 2 आरी के सहेजे गए डिजाइन को आयरन स्पिरिट की वर्चुअल वर्कशॉप पर अपलोड किया। फिर उन्होंने डिजाइन तैयार करने के लिए आवश्यक कच्चे माल को इकट्ठा करने में लगभग 10,000 क्रेडिट खर्च किए। जबकि वह गेम को स्वचालित रूप से डिजाइन बनाने के लिए 2 गुना खर्च कर सकता था, वे हर एक क्रेडिट को बचाना चाहता था, इसलिए वह मैन्युअल असेंबली के लिए गया। वेस ने सभी आवश्यक भागों को प्रिंट करने के लिए वर्चुअल वर्कशॉप के 3D प्रिंटर के आसपास 2 दिन बिताए। फिर उसे सभी विविध और भारी हिस्सों को एक साथ जोड़ने की कोशिश में असेंबलर के चारों ओर घूमने में 3 दिन और लग गए। किसी तरह वेस को अपनी पहली रचना के थोड़ा करीब महसूस हुआ, क्योंकि उसने अंतिम भाग को एक साथ क्लिक किया। यहाँ तक कि उन्होंने चेसिस को बैंगनी और लाल रंग में रंगने में भी कुछ समय और श्रेय लिया। तुम सबसे सुंदर लड़की नहीं हो, लेकिन तुम मेरी पहली हो। वेस ने अपना सिर हिलाया। यह गलत लगता है। अपने दिमाग से यांत्रिक मानव रोमांस की अप्रिय छवि को मिटाने की कोशिश करते हुए उन्होंने तुरंत तैयार मॉडल को बाजार में उतार दिया। उन्होंने वास्तविक क्रेडिट के लिए वर्चुअल मेक को बेचने का विकल्प नहीं चुना, हालांकि विकल्प उपलब्ध था। व्यावहारिक रूप से आयरन स्पिरिट के सभी निचले स्तर के मेच सोने में बेचे गए थे। इन गेम मुद्रा जो मेक पायलटों ने अपने विरोधियों के खिलाफ मैच जीतने पर अर्जित की थी। यदि वेस ने सोने के लिए भुगतान किया होता तो बाजार ने कच्चे माल की लागत को दर्शाते हुए 1,600 सोने की न्यूनतम कीमत निर्धारित की। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि इसे कीमत पर बेच सकूं। आइए 100 सोना जोड़ें। मेरे परिश्रम का कुछ तो मूल्य होना ही चाहिए। लॉट पूरा करने के ठीक बाद उन्होंने अपनी उपयोगकर्ता प्रोफाइल भी जांची। उन्होंने फिलहाल अपना असली नाम छिपाने का फैसला किया। मेक डिजाइन में उनके भविष्य के करियर के लिए इस भयानक डिजाइन को कलंकित करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने अपने गृह और अपनी आकांक्षाओं के संदर्भ के रूप में लापरवाही से अपना उपनाम चेजिंग क्लाउड्स रखा। उस काम को पूरा करने के बाद वेस ने मिशन को अपने दिमाग के पीछे फेंक दिया और बाजार के मैक सेक्शन में चला गया। उन्होंने फैंटासिया 2R के सभी उपलब्ध वेरिएंट को ब्राउज किया। यदि वह एक प्रतिस्पर्धी लेकिन किफायती फैंटासिया मॉडल डिजाइन करना चाहता था तो उसे इस बात पर शोध करने की जरूरत थी कि बाजार पहले से क्या पेशकश कर रहा है।
फिर वह आवश्यकताओं की एक सूची तैयार कर सकता है और फिटिंग घटकों के लिए बाजार में खोजबीन कर सकता है। वेस अपने काम में डूब गया। मेक डिजाइन में अपना करियर शुरू करने के बाद वे उत्साह में आ गए। भले ही किसी गेम के लिए वर्चुअल में एक डिजाइन करने से उसे वास्तविक में एक डिजाइनर की योग्यता नहीं मिलती, फिर भी वह अपने बुनियादी कौशल को निखार सकता है। एक बार जब उसने मुट्ठी भर बिक्री पूरी कर ली, तो वह बेहतर लाइसेंस खरीद सकता था और बेहतर वेरिएंट डिजाइन कर सकता था। फिर भी मैं वर्चुअल मैच के साथ हमेशा के लिए नहीं खेल सकता। स्टरकतारा बेस मॉडल फैंटासिया 2R खरीद मूल्य 1700 सोना वेह परफेक्ट दिखती है। एक अधिक मांग वाला मेक पायलट यह टिप्पणी कर सकता है कि मेक भयानक रूप से असंतुलित लग रहा था। कोई भी समझदार पायलट यह भी शिकायत कर सकता है कि वेरिएंट के पिछले हिस्से के अतिरिक्त वजन ने इसे इस हद तक धीमा कर दिया कि यह किसी भी छोटी दूरी की गतिविधियों में बेकार हो गया। दूसरी ओर शिल्पर 66 ने अपनी आंखें पिछले हिस्से पर गड़ा रखी थीं। मुझे यह लेना ही होगा। उसे अपने वास्तविक मेक व्यवसाय के संचालन को वित्त पोषित करने के लिए पर्याप्त क्रेडिट अर्जित करने की आवश्यकता थी। यदि लाइसेंस खरीदने की महंगी निर्धारित लागत को छोड़ दिया जाए, तो वह आसानी से समय सीमा तय कर सकता है। वास्तविकता इतनी दयालु नहीं थी। वर्चुअल लाइसेंस केवल इन गेम डिजाइन पर लागू होते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं अपनी मौजूदा संपत्तियों के साथ वैध उत्पादन लाइसेंस खरीद सकूं। वास्तविक उत्पादन लाइसेंस निषेधात्मक लागत और प्रतिबंधों के साथ आए। किसी अन्य कंपनी की बौद्धिक संपदा का उपयोग करने के विशेषाधिकार के लिए वेस को उच्च कीमत चुकानी पड़ी। उसे मूल मालिकों को भी अपनी कमाई का एक हिस्सा देना पड़ता था। कच्चे माल की लागत के साथ साथ मुनाफा कम हो गया। सिस्टम की सहायता के बिना इसे बनाना असंभव है। मुझे उम्मीद है कि 2R जल्दी बिक जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे जितने भी डिजाइन पॉइंट मिल सकते हैं, उनकी जरूरत पड़ेगी। लकी ने चुपचाप वेस पर म्याऊं म्याऊं की। क्या हो रहा है दोस्त? बिल्ली में वेस की पैंट खींची और उसे बाहर ले जाने की कोशिश की। उत्सुकतावश वेस ने बाहर शरारती बिल्ली का पीछा किया और घास फूस के पीछे कुछ चमकता हुआ देखा। वेस ने पास आकर उसे उठाया और हरे रत्न को प्रकट किया। इसका महत्व समझ में आने पर उसने झट से उसे नीचे गिरा दिया। भले ही तुम एक मशीन हो, फिर भी मैं तुम्हारी बकवास को नहीं छू रहा हूँ, वेस ने चालाक बिल्ली से कहा। उन्होंने सिस्टम के निर्देशों के अनुसार मणि को स्कैन किया। लघु कवच का पना स्थापित होने पर मेकी कवच प्लेटों का स्थायित्व 0.5% बढ़ जाता है। अपने आकार के एक रत्न के लिए इसका प्रभाव स्वर्ग विरोधी था। मामूली प्रोत्साहन के बावजूद रत्न को बनाने में कोई लागत नहीं आई। यदि वह लकी को वही सस्ता ऐश खिलाता रहा, तो उसके पास पन्ने का ढेर लग सकता है। यदि उन सभी का प्रभाव समान होता, तो वे मिलकर कुछ महान उपलब्धि हासिल कर सकते थे। प्रणाली: यदि मेरे पास 2 समान रत्न हैं, तो क्या उनके लाभ ढेर हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। एक में केवल सीमित मात्रा में रत्नों से ही लाभान्वित हो सकता है। समान प्रभाव प्रदान करने वाले रत्न एक ही मशीन में रखे जाने पर अधिक लाभ प्रदान नहीं करते हैं। जब भी सिस्टम ने किसी आश्चर्यजनक चीज का संकेत दिया, वह सीमित निकला। मुझे अपनी बिल्ली को कुछ बेहतर खिलाने की जरूरत है। वेस ने बुदबुदाया और कुछ बेहतर ऑर्डर करने का संकल्प लिया और इसे कल उसकी कार्यशाला में पहुंचा दिया। वेस के लिए अज्ञात क्लाउडी कर्टेन के दूसरी ओर एक 12 वर्षीय शक्तिशाली व्यक्ति पूरी तरह से वन सिम्युलेटर में बैठा था। उसने अभी अभी स्कूल खत्म किया था और शहर के स्थानीय गेमिंग सेंटर से एक सिम पॉड किराए पर लिया था।
जब से लड़के ने हाल ही में मैक पायलटिंग पर अपना बुनियादी पाठ पूरा किया है, तब से वे हायर स्पिरिट का शौक से खेल रहा है। इसने शायद ही उसे एक योग्य पायलट बनाया, लेकिन इसने उसे अंततः गेम खेलने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने की अनुमति दी। गेम में खुद को शिफ्टर 66 कहते हुए उन्होंने तेज मैच चलाने का आनंद लिया। मल्टी टर्न मशीन में दौड़ने के बारे में कुछ ऐसा था जिसने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। भारी यंत्र बजाने से वे हूब गया और रोने लगा। वह आमने सामने की टक्कर में भागने के बजाय तेजी से खड़ा होना, दुश्मनों को परास्त करना और गोलियों से बचना पसंद करता था। 12 साल की उम्र में वे महानता का कोई दावा नहीं कर सकता था, लेकिन उसने सोचा कि उसके पास सबसे सरल स्टार मशीन को चलाने का एक ठोस आधार है। उसने कुछ 100 मैच खेले, और यद्यपि वे उनमें से अधिकांश हार गया, फिर भी वे एक नई खरीद के लिए कुछ हजार स्वर्ण इकट्ठा करने में सफल रहा। जब शिफ्टर 66 ने गेम के ऑनलाइन बाजार का दौरा किया, तो उसने किसी तरह अपना ध्यान स्त्री मॉडलों की एक पंक्ति की ओर आकर्षित किया। उसके जैसे युवा व्यक्ति ने पहले से ही अपने स्कूल की लड़कियों पर कुछ ध्यान देना शुरू कर दिया था। उन्होंने उस ऊर्जा को प्रदर्शन पर मौजूद सुंदर मॉडलों तक पहुंचाया। उन्होंने आगे की खोज के लिए एक यादृच्छिक दिशा चुनी और पुरानी लेकिन अभी भी काफी लोकप्रिय फैंटासिया श्रृंखला पर आ गए। जबकि लड़के ने केवल आधे अधूरे मन से मॉडलों का निरीक्षण किया, एक बार यादृच्छिक चयन में अत्यधिक असामान्य संस्करण प्रदर्शित होने पर उसने अचानक रोक लगा दी। लड़के ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई, छवि को स्थिर किया और उसे मॉडल को अधिक विस्तार से देखने की अनुमति दी। फैंटासिया 2 अध्याय 4। मेरी अंतिम चाल को देखो। नई खरीद की संतुष्टि से अभिभूत, शिफ्टर 66 2 के कॉकपिट में चढ़ गया। संशोधित मशीन से परिचित होने के लिए समय बर्बाद किए बिना उन्होंने मैदान में प्रवेश किया और प्रतिद्वंद्वी की तलाश शुरू कर दी। शिफ्टर 66 सीधे अपने नवजात शिशु के साथ युद्ध में उतरना चाहता था। एक बिल्कुल नए और अकुशल पायलट के रूप में शिफ्टर 66 को स्वाभाविक रूप से समान रूप से कम कुशल खिलाड़ियों के एक समूह के साथ मुकाबला करना पड़ा। आयरन स्पिरिट में एक परिष्कृत मैच मेकिंग प्रणाली थी और सबसे निचला खंड कांस्य लीग था। आयरन स्पिरिट खेलने वाले प्रत्येक खिलाड़ी की शुरुआत ब्रॉन्ज लीग से हुई। केवल पर्याप्त संख्या में जीतने से ही सिल्वर लीग में पदोन्नति का अवसर प्राप्त होगा, जिसे अधिकांश मशीनी उत्साही खेल की वास्तविक शुरुआत मानते हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि डेवलपर्स ने कांस्य में होने वाले मैचों पर कई प्रतिबंध लगाए थे। खिलाड़ी केवल थोड़ी मात्रा में सोना ही अर्जित कर सके। हालांकि मरम्मत की लागत सरल होने के कारण उनके पास इसे खोने के कुछ अवसर भी थे। सबसे निचली लीग में मैच मेकिंग भी स्टार सिस्टम को पार नहीं करती थी, जिसका मतलब था कि अधिकांश निचले स्तर के खिलाड़ी एक ही ग्रह के विरोधियों के खिलाफ लड़ते थे। कांस्य लीगर्स को भी एक स्टार से अधिक रेटिंग वाले किसी भी मैच को खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिससे वास्तव में बहुत सारे बच्चे निराश हो गए थे जो सीधे बड़े और आधुनिक मेक में गोता लगाना चाहते थे। जहां तक शिफ्टर 66 की बात है, वे लंबे समय तक मैच की दुनिया के संपर्क में नहीं आया था। जिन उपकरणों तक उसकी पहुंच पहले से ही थी, उसने पहले ही उसका पूरा ध्यान खींच लिया था। उनका नजरिया तैयारी स्क्रीन में बदल गया। खेल को उसके लिए एक प्रतिद्वंद्वी मिल गया। अपनी मशीन, हथियार और मानचित्र प्राथमिकताओं की पुष्टि करने के बाद उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी के भी ऐसा करने की प्रतीक्षा की। थोड़े इंतजार के बाद लड़के की गाड़ी एक घास वाली पहाड़ी पर उतरी। पहला काम जो उसने किया वह यह देखने के लिए अपने सेंसरों को लगाना था कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसकी सीमा में है या नहीं। फैंटासिया 2 के बारे में कुछ अच्छी चीजों में से एक इसकी शानदार स्कैनिंग शक्ति थी, जो इसके सिर पर लगे बालों जैसे सेंसर बंडल के कारण थी।
मेक को काफी जल्दी ही एक ऊर्जा हस्ताक्षर मिल गया, जिसका मतलब था कि उसका प्रतिद्वंद्वी छिप नहीं रहा था। लड़के ने उत्सुकता से अपनी मशीन को आगे बढ़ने का आदेश दिया, लेकिन तभी वह लड़खड़ा गया और लगभग पीछे की ओर गिरने लगा, जिससे उसकी मशीन का संतुलन बिगड़ गया। अब क्या बात है? केवल अब तक ही उसे यह बात समझ में आई थी कि विशाल पिछला भाग होना इतना अच्छा नहीं है। वह कई मिनटों तक अपने तंत्रिका इंटरफेस के साथ कुश्ती करता रहा, एक दौड़ने की मुद्रा खोजने की कोशिश कर रहा था जो उसे पीछे की ओर न झुकाए। आखिरकार वह अपने मेक के धड़ को आगे की ओर झुकाकर एक अपरिष्कृत रुख को पूरा करने में कामयाब रहा, जिसका अनजाने प्रभाव से उसका पिछला भाग अधिक स्पष्ट हो गया। जब तक यह काम करता है, कौन परवाह करता है? आइए बूस्टर आजमाएं। जेमिनी के शक्तिशाली थ्रस्टर्स को सक्रिय करने पर फैंटासिया व्यावहारिक रूप से आगे की ओर रॉकेट किया गया। केवल कुछ बेतरतीब कदमों के माध्यम से शिफ्टर 66 अपनी मशीन को अपने पैरों पर खड़ा रखने और अपनी आगे की दिशा को स्पष्ट रूप से नियंत्रित करने में कामयाब रहा। वाह! जैसे ही लड़के ने मेक की आगे की गति को अनुकूलित किया, उसने खुद को खुशी से पागल पाया। वह व्यावहारिक रूप से महसूस कर सकता था कि हवा उसकी मशीन पर चल रही है, क्योंकि उसने लापरवाही से अपने व्यक्तिगत गति रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। दुर्भाग्य से उन्होंने एक बात की उपेक्षा कर दी। उनका प्रतिद्वंद्वी अपने अंगूठे नहीं घुमा रहा था। शिफ्टर 66 है, बहुत बुरा है कि आप एक हल्की मशीन चला रहे हैं। मेरा ग्रोएनिग हेलमैन नाश्ते में हल्का मेक खाता है। ट्राइसेराटॉप्स के नाम से मशहूर खिलाड़ी ने किया घमंड। इसका समर्थन करने के लिए उसके पास जीतें थीं। KRH हेवी इंडस्ट्रीज के ग्रोएनिग हेलमैन मॉडल ने वजन, ऊर्जा और कवच के बीच एक अच्छा संतुलन पेश किया। आमतौर पर उन्हें भारी हथियारों का सामना करना पड़ता था, लेकिन GH द्वारा उन्हें चूर चूर करने से पहले कोई भी हल्की चीज उसके कवच से नहीं गुजर पाती थी। GH का डिजाइन गोरिल्ला की नकल करता है, इसलिए यह चारों तरफ झुक सकता है और कम समय में आश्चर्यजनक रूप से तेजी से दौड़ सकता है। ट्राइसेराटॉप्स ने पहले से ही अपने स्कैनर पर धधकती ऊर्जा के हस्ताक्षर को अपनी ओर आते देखा था, इसलिए उसने चकमा देने और लाइटर मेक का पीछा करने के लिए अपनी मुद्रा तैयार कर ली। उसने पहले ही अपने होठों को चाट लिया था, क्योंकि उसने कल्पना की थी कि उसकी GH की शक्तिशाली भुजाएं नरम फैंटासिया के फ्रेम को फाड़ रही हैं। क्या तुम मेरे पार्लर में चलोगी? मकड़ी ने मक्खी से कहा। हालांकि फैंटासिया 2 आरी इतने अनियंत्रित रूप से आगे बढ़ा कि शिफ्टर 66 को संदेह हुआ कि वह जमीन से टकराए बिना भी नियंत्रण हासिल कर सकता है। जब तक उसके आगे के दृश्य से उसके प्रतिद्वंद्वी के GH मॉडल का पता नहीं चला, तब तक उसे एहसास हुआ कि वह आमने सामने टकराने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इतनी धक्का मुक्की के बावजूद भी वह अपने मैक की पिस्तौल से फायर नहीं कर सका। लड़के ने स्पष्ट रूप से उसे एक तरफ फेंक दिया, बच जाए इसके कि उसने फंटासिया का चित्र बनाया, पीठ में जड़े हुए म्यान से डिफॉल्ट तलवार। मुझे विश्वास नहीं है कि मेरा बच्चा तुमसे हार जाएगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि GH सदमे में स्थिर हो गया था, लेकिन जैसे जैसे दूरी कम होती गई, वह फिर से शांत हो गया और अपनी मांसल भुजाओं को आगे की ओर पार कर गया। तलवार एक भुजा से टकरा गई और उसके मोटे कवच को भेदने में असफल रही। फिर भी आगे की गति ने इसे आगे बढ़ने और जेज की छाती को छेदने की अनुमति दी। कवच असहाय रूप से झुक गया, तलवार को मशीन में गहराई तक घुसने दिया और महत्वपूर्ण प्रणालियों और केबलों को काटने दिया। GH ने अपनी 35% ऊर्जा और बाईं ओर के सभी हथियार खो दिए। इसके बाद और भी बड़ी टक्कर हुई। फैंटासिया का बाकी फ्रेम आगे की ओर फिसल गया, जिससे द्रव्यमान में अंतर के कारण GH की तुलना में हल्के मैक को अधिक नुकसान हुआ।
फैंटासिया का ऊपरी धड़ प्रभाव से बिखर गया, टुकड़े और अन्य मलबा हर दिशा में उड़ गया। इसका सिर जीएच के धड़ के खिलाफ एक पैनकेक में कुचल गया, किसी तरह भारी मैक के कवच को पार कर गया और कॉकपिट के भीतर गहरे में घुस गया। जब उसकी व्यू स्क्रीन फट गई तो ट्राइसेराटॉप्स व्यावहारिक रूप से डर गया। उसने जल्दी से अपनी शेष कार्यशील भुजा को अपने आंशिक रूप से अपंग मेक से स्थिर फैंटासिया को फेंकने का आदेश दिया। मुझे उतारो। स्त्री यंत्र नीचे की ओर मुंह करके जमीन से टकराया, जिसका पिछला भाग ऊपर की ओर था। ट्राइसेराटॉप्स के पास विस्तृत क्षति आकलन करने का समय नहीं था। इसके बजाय उसने अपने यंत्र को अपने प्रतिद्वंद्वी के यंत्र के गिरे हुए फ्रेम पर टिक दिया और अपनी बाह की तोप पर निशाना साधा। हालांकि पायलट फैंटासिया के पिछले हिस्से से जुड़े जेमिनी मॉड्यूल को नहीं पहचान पाया, फिर भी उसने माना कि यह एक आवश्यक घटक था। फायर करने में असमर्थ, गोला बारूद आपूर्ति बाधित। जीएच के पायलट ने शाप दिया और अपने विस्तृत विकल्पों को त्याग दिया। उसने मौके के लिए अपनी मुट्ठी तैयार कर ली। शिफ्टर 66 ने पागलों की तरह अपनी जर्जर मशीन को चलने का आदेश देने की कोशिश की। अरे, वह हिल क्यों नहीं रही है? यह तुम्हारे लिए सड़क का अंत है, पंख। जैसे ही जीएच ने मुक्का मारा, जेमिनी की एक टोपी उड़ गई। इसने एक कठोर खोल वाले कॉकपिट का खुलासा किया, जो पर्याप्त जोर के साथ फैंटासिया से तुरंत बाहर निकल गया। हालांकि यह कवच भेदने वाले गोले के बल से यात्रा नहीं करता था, फिर भी इसमें जेएच के जर्जर धड़ कवच को तोड़ने और इसके पायलट को मांसौस में डालने के लिए पर्याप्त बल था। जेमिनी की खाली गुहा से निकास धुआं बाहर निकल गया। जले हुए निशानों ने स्थिर फैंटासिया और आसपास के पत्तों को बिखेर दिया, क्योंकि क्षत विक्षत ग्रोएनिग हेलमन में एक कठपुतली की तरह ढह गया, जिसके तार कट्टे हुए थे। विजेता शिफ्टर 66। जैसे ही जीत का इनाम मिलने लगा, लड़का अचंभित हो गया। यह काम कर गया। मैं जीत गया। अनावश्यक अतिरिक्त कॉकपिट को बाहर निकालना पूरी तरह से एक गलती थी। अंतिम क्षणों में लड़के ने हर तंत्रिका बटन को खूब दबाया और अपने साथी को बैठे हुए बतख बनने के अलावा कुछ और करने की कोशिश की। कॉकपिट को बाहर निकालना बचे हुए अंतिम विकल्पों में से एक था। हा 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 हा, मैं जानता था कि मैं निराश नहीं करूंगा। शिफ्टर 66 ने अपनी मशीन की तत्काल मरम्मत के लिए अपने नए अर्जित सोने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खर्च किया। अधिक महंगी मशीनों को तुरंत पूरा करने के लिए मैन्युअल मरम्मत या वास्तविक क्रेडिट के भुगतान की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से आयरन स्पिरिट ने अपने शुरुआती लोगों से अत्यधिक फीस लेने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए लड़के को चिंता करने की कोई बात नहीं थी। उसने खुद को फिर से मैदान में झोंक दिया। ट्राइसेराटॉप्स, जो शिफ्टर 66 से सिर्फ 1 साल बड़ा लड़का निकला, बस सिम्युलेटर में स्तब्ध बैठा रहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह एक निष्कासित कॉकपिट की चपेट में आ गया। उन्होंने आखिरी मैच के रिप्ले को लोड किया, प्लेबैक को धीमा करने से पहले अंतिम क्षण तक तेजी से आगे बढ़ाया ताकि उन्हें देखने के लिए काफी समय मिल सके। वही समझ से परे कार्यवाही फिर से हुई, बस एक अलग परिप्रेक्ष्य में। ट्राइसेराटॉप्स ने इस कार्यक्रम को किनारे से देखने का निर्णय लिया। वह स्थिर फंतासिया को उसके टूटे हुए पिछले मॉड्यूल से आग और धुआं बाहर निकलते हुए देख सकता था। इसकी बाईं हैच उड़ गई, जिससे खाली कॉकपिट की रक्षा करने वाले अचानक तेज होने वाले धातु के खोल के लिए जगह बन गई। आमतौर पर कोई भी बाहर निकलने वाला कॉकपिट जैसे ही उसे पकड़ने वाली मशीन की चेसिस से बाहर निकलता है, ऊपर की ओर प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करता है। यदि ट्राइसेराटॉप्स थोड़ा और धैर्यवान होता, तो वे कॉकपिट को बिना किसी हानि के आकाश में उड़ने दे सकता था।
इसके बजाय वह केवल यह देख सकता था कि उसका अतीत स्वयं जीएच को फैंटासिया की पंचिंग रेंज में ले गया, जिससे उसका क्षतिग्रस्त धड़ उसके प्रतिद्वंद्वी की पागल हड़ताल के सामने आ गया। उसने लगभग अपने आप को दुश्मन के भाले पर चढ़ा लिया। यह नहीं है असली। यह बेवकूफी भरी मशीन बहुत मूर्खतापूर्ण और बदसूरत दिखती है। आखिर यह मशीन किसने बनाई? यह शिफ्टर 66 अवश्य ही ट्रोलिंग कर रहा होगा यदि वे इस तरह की मशीन को मैदान में लाने के लिए पर्याप्त रूप से उब गया है। ट्राइसेराटॉप्स ने फैंटासिया 2RI के आंकड़े दिखाने वाली एक विंडो खोली। उसके लिए संख्याओं का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वे बहुत लंबे समय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन नहीं कर रहा था। चेजिंग क्लाउड्स नामक विक्रेता के लिंक के बाद उसे कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि खाता हाल ही में बनाया गया था। बिक्री के लिए कोई अन्य मेक नहीं था। विक्रेता की गोपनीयता सेटिंग्स के कारण ट्राइसेराटॉप्स की अचानक जांच बंद हो गई। ठीक है, अगर मुझे विक्रेता के बारे में कुछ पता नहीं चल सका, तो आइए श्री शिफ्टर 66 की जांच करें। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप ऑल्ट अकाउंट पर खेलने में माहिर हैं। हालांकि ट्राइसेराटॉप्स ने अपना समय कांस्य लीग में बिताया, लेकिन कभी कभी उन्होंने बहुत अधिक स्पष्ट कौशल स्तर वाले विरोधियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इन राक्षसों में ज्यादातर खेल की ऊपरी लीगों में सफल करियर वाले विशेषज्ञ मेक पायलट शामिल थे। कभी कभी वास्तविक जीवन में यांत्रिकी युद्ध के अनुभव वाले विशेषज्ञ पायलटों ने भी खेल को एक मोड़ पर ले लिया, जिससे कई असहाय कांस्य लीगर्स असहाय होकर रोने लगे क्योंकि उन्हें बारी बारी से पीटा गया। जब ट्राइसेराटॉप्स ने शिफ्टर 66 के अगले मैच में प्रवेश किया, तो उसने पहले ही देख लिया कि लड़ाई चरम पर पहुंच गई थी। फैंटासिया 2RI को अपने बहुत हल्के प्रतिद्वंद्वी को पकड़ने में कठिनाई हुई, जो फैंटासिया 1R चला रहा था। पूर्ववर्ती मॉडल के रूप में 1R 2R की तुलना में कई क्षेत्रों में पिछड़ गया। बहरहाल, प्रतिद्वंद्वी द्वारा चलाया गया एक R स्टॉक मॉडल था, जिससे उसे चपलता और कम दूरी की गतिशीलता में निर्णायक लाभ मिला। वन पर्यावरण ने भी शिफ्टर 66 को प्रभावित किया। उनके 2RI को अपने पर्याप्त बूस्टर को अच्छे उपयोग में लाने के लिए कोई समाशोधन नहीं मिल सका। बूस्टर द्वारा वहन की गई अतिरिक्त गति के बिना उसका 2RI एक अधिक वजन वाले मेक में बदल गया था, जो अनाड़ी रूप से अपने सुस्त फ्रेम को अपने फिसलते प्रतिद्वंद्वी की दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रहा था। ट्राइसेराटॉप्स ने नोट किया, 1R के पायलट ने इसे चतुराई से खेला। 1R शिफ्टर 66 के मेक बूस्टर से सावधान लग रहा था। इसने न तो आगे और नहीं पीछे सीधे 2RI का सामना किया, पार्श्व गति में अपनी श्रेष्ठता का उपयोग करते हुए मेक को किनारों पर रखा। लड़का केवल अपने दांत पीस सकता था, क्योंकि उसने अपने फैंटासिया के पिछले कवच में हल्के लेजर विस्फोटों को सहन किया था। वह अब तक केवल इसलिए ही टिकने में कामयाब रहा क्योंकि दुश्मन की फैंटासिया में भारी गोलाबारी करने की क्षमता नहीं थी। हालांकि इसकी मूल पिस्तौल में ही इतना प्रहार था कि अंततः 2RI के कवच को एक पोखर में गिरा दिया गया। शिफ्टर 66 की अपनी पिस्तौल को पहले ही टुकड़े टुकड़े कर दिया गया था और वह केवल अपनी भारी लेकिन बोझिल निशानेबाज राइफल से ही निशाना साधने की कोशिश कर सका। तुम गधे हो, तुम बंदर हो या आदमी? एक क्षण के लिए स्थिर रहे 1R ने शिकायत को नजरअंदाज कर दिया और दृढ़तापूर्वक टालमटोल करता रहा। लड़के को पता था कि वह इस हिंडोले को जारी नहीं रख सकता, इसलिए उसने अपने बूस्टर सक्रिय किए और रॉकेट से पेड़ों पर चढ़ गया। उसकी मशीन मामूली कठिनाई के साथ पेड़ों से टकरा गई। हालांकि प्रत्येक पेड़ के गिरने से उसकी आंतरिक संरचना को नुकसान हुआ, वह इसे अधिक समय तक बरकरार नहीं रख सका। बहरहाल,
शिफ्टर 66 फिर से पहल करने में कामयाब रहा। एक आर का पायलट घबरा गया। 2 को दूरी बनाने की अनुमति देने का मतलब उसे शक्तिशाली लेजर आग के संपर्क में लाना था। वह तेजी से रॉकेटिंग मशीन के पीछे चला गया और अनजाने में 2 के जेमिनी सिस्टम के ठीक पीछे खड़ा हो गया। मेरी अंतिम चाल देखो, शिफ्टर 66 चिल्लाया जब उसने सेकेंडरी इजेक्शन बटन पर अपनी मुट्ठी मारी। फैंटासिया का जुड़वां कॉकपिट एक और भीषण विस्फोट में जेमिनी मॉडल से आगे की ओर उछला। इस बार कॉकपिट ने सीधा आगे का प्रक्षेपपथ बनाए रखा। उस सेटिंग को बदलना ही वे एकमात्र चीज थी जिसके लिए लड़के ने अपने अगले मैच में उतरने से पहले ही तैयारी कर ली थी। कॉकपिट ने तेज लेकिन टाले जा सकने वाले प्रक्षेपपथ के साथ पीछे की ओर रॉकेट दागा। यदि एक आर अपनी चेसिस को सही स्थिति में रखता है तो वह आसानी से किनारे की ओर बढ़ सकता है। दुर्भाग्य से स्टॉक मॉडल ने पूरी गति से 2 का पीछा किया, जिससे तुरंत चकमा देने की बहुत कम गुंजाइश बची। जब तक एक आर अपने धड़ को हिलाने में कामयाब हुआ, तब तक धधकते कॉकपिट ने उसके दाहिने कंधे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फैंटासिया एक आर का द्रव्यमान GH की तुलना में बहुत कम था, इसलिए इस बार के प्रभाव से बहुत अधिक क्षति हुई, भले ही यह केंद्र से बाहर हुआ हो। व्यावहारिक रूप से उसका आधा कंधा और पूरी बाह उड़ गई। क्षतिग्रस्त कॉकपिट फैंटासिया की बंदूक के खोल में फंसकर बेतरतीब दिशा में उड़ गया। हाँ, अब तुम मेरी हो। लड़का बहुत खुश था। देखिए, उसका जुआ सफल हो गया। उसने बूस्टर बंद कर दिए, जिससे उसकी मशीन अचानक धीमी हो गई और ट्रिप हो गई। अपनी मशीन को अपने पैरों पर खड़ा करने में शर्मनाक रूप से लंबा समय लगा, लेकिन बच्चा सफलता से इतना अभिभूत महसूस कर रहा था कि उसे इसके बारे में कोई चिंता महसूस नहीं हुई। 2 दुर्घटनाग्रस्त एक आर मॉडल पर वापस आ गया। एक कंधे और एक हाथ की क्षति के कारण फैंटासिया एक आर को अपंग नहीं होना चाहिए था। इसकी अधिकांश आवश्यक प्रणालियां इसकी कमर में टिकी हुई थीं, इसलिए जब तक इसमें 2 कार्यात्मक पैर थे, तब तक यह 2 को मात दे सकता था। पायलट के पास अंततः इसके नुकसान की भरपाई करने के कौशल की कमी थी, क्योंकि वह अब तक जो कुछ भी हासिल कर सका था वह केवल हल्कों में दौड़ना था। लड़के ने अपना रुख रोक दिया और अपनी मशीन गन उठा ली। बीम को लगातार लक्ष्य बनाए रखने में थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन बड़ी संख्या में शॉट एक आर की खराब चेसिस को भेदने में सफल रहे। विजेता शिफ्टर 66। हा। अपनी मुट्ठी ऊपर उठाते ही लड़का हंसा। उसने फिर से जीत हासिल की, जिससे उसे साबित हुआ कि उसका सोना अच्छी तरह से खर्च किया गया था। अनाड़ी होते हुए भी उसकी चाल में कुछ आश्चर्य थे, और जो कोई भी सोचता था कि वह एक आसान लक्ष्य था, उसे एक बुरा उपहार मिलेगा। दूसरी ओर ट्राइसेराटॉप्स ने शिफ्टर 66 की किस्मत को कोसा। उसे थोड़ी खुशी हुई कि वह एकमात्र पायलट नहीं था जो 2 की चाल में फंस गया। जब वह बिना सोचे समझे मैदान में उतर गया तो वह शिफ्टर 66 को देखता रहा। बाद के मैचों ने साबित कर दिया कि लड़के ने बहुत जल्दी जश्न मना लिया था। सस्ती चालों पर निर्भर रहने के बाद मैच मेकिंग ने शिफ्टर 66 के विरोधियों को समायोजित कर दिया था। ये थोड़े अधिक अनुभवी पायलट जेमिनी एड ऑन को पहचानते थे और जानते थे कि यह क्या कर सकता है। हालांकि वे 2 की पिछली भारी उपस्थिति पर हंसे, फिर भी उन्होंने अपने दुश्मन के साथ गंभीरता से व्यवहार किया। लाइटर मशीन आमतौर पर शिफ्टर 66 के चारों ओर घूमती है, एक बार में छोटे छोटे काट लेती है और उसे जवाबी हमला करने का बहुत कम अवसर मिलता है। भारी यंत्र उसके लिए आसान प्रतिद्वंद्वी साबित हुए, क्योंकि वे उसकी नई आविष्कृत अंतिम चाल को चकमा देने में कम सक्षम थे। केवल सबसे भारी सितारा मशीनें ही अचानक हुई टक्कर से होने वाले नुकसान को कम कर सकती थीं। यह याद करते हुए कि उसे रात के खाने के लिए घर जाना है,
लड़के ने अंततः इसे स्थगित कर दिया। अपने रिकॉर्ड में हार की तुलना में कुछ अधिक जीत हासिल करने के बाद शक्तिशाली ने महसूस किया कि फैंटासिया 2 खरीदना उसके जीवन के सबसे अच्छे निर्णयों में से एक था। लॉग ऑफ करने से पहले उन्होंने अपनी पता पुस्तिका में डिजाइनर को जोड़ा। पोटेंटेट से बेखबर वेस ने हैरान भाव से अपने सिस्टम के नोटिफिकेशन को देखा। मिशन इतनी जल्दी खत्म हो गया। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि कोई इतना मूर्ख है कि मेरे द्वारा बिक्री के लिए रखी गई मशीन को खरीद लेगा। लकी ने वेस की दिशा में अपनी यांत्रिक पीठ को हिलाते हुए मियाऊ के साथ सहमति व्यक्त की। युवक ने खेल खेल में पालतू जानवर को उठाया और उसे अपनी छाती से लगा लिया। कम से कम वह सामान तो बेचा जा सकता है जिसे आप बेकार कर देते हैं। अब जब उन्हें अंततः कुछ डिजाइन पॉइंट प्राप्त हुए तो वे इस दुकान पर वापस आ गए और उसके कैटलॉग को अधिक ध्यान से ब्राउज किया। पिछली बार उन्होंने केवल एक आकस्मिक नजर डाली थी और अधिक वास्तविक प्रविष्टियों को शुद्ध बकवास के रूप में अनदेखा करने का विकल्प चुना था। अब जब उसने अपनी आंखें फिर से उन पर घुमाईं, तो वेस अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। यदि सिस्टम वास्तव में डिजाइन पॉइंट्स के साथ ऐसा करने में सक्षम है, तो अगला ब्याज भुगतान पूरा करना मेरी समझ में है। वेस अपनी मानसिकता में एक अचेतन सीमा पर पहुंच गया। वह हमेशा उस सिस्टम के प्रति थोड़ा सशंकित रहा था जिसने अचानक उसके जीवन में घुसपैठ कर दी थी। हालांकि अब वह इसे इसकी सभी विषमताओं के साथ अपनाने के लिए तैयार महसूस कर रहा था। जहां कुछ डिजाइनरों ने अपना करियर शुरू करने के लिए अपनी फैंसी डिग्रियों पर भरोसा किया, वहीं अन्य ने इस समस्या पर पैसा और कनेक्शन खर्च किया। वेस को शीर्ष पर अपना मार्ग प्रशस्त करने के लिए केवल सिस्टम की आवश्यकता थी। आपको एक नया मिशन मिला है। उद्देश्य ट्यूटोरियल भाग 3 बड़े पैमाने पर उत्पादन कठिनाई। स्पष्टवादी पूर्व आवश्यकताएं। पूरा ट्यूटोरियल भाग 2 विवरण। एक मेक डिजाइनर को एक मॉडल को एक बार बेचने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। वास्तविक डिजाइनरों के पास उनके उत्पादों को खरीदने के लिए भीख मांगने वाले लोगों का झुंड होना चाहिए। कृपया 1 महीने के भीतर अपनी स्वयं की बनाई हुई 100 वर्चुअल मशीनें बेचें। इनाम एक यादृच्छिक 60 वर्षीय कॉम्बैट मैक उत्पादन लाइसेंस। सिस्टम ने इस बार उसे वास्तव में परेशान कर दिया। मैं 1 महीने में उनमें से सैकड़ों को कैसे बेच सकता हूँ। अध्याय 5। निवेश। वेस के घबरा जाने के बाद उसने मिशन का विवरण फिर से पढ़ा और समझ गया कि वे एक महत्वपूर्ण विवरण से चूक गया है। मिशन ने मांग की कि वह अपनी खुद की रचना के वर्चुअल मेक बेचें। वाक्यांश का तात्पर्य यह है कि वह मूर्खों के एक समूह को बेहुदा फंतासिया 2 बेचने की कोशिश में नहीं फंसा था। जब तक वेस ने कुछ अच्छे वेरिएंट डिजाइन करने और उन्हें स्थानीय नेट पर प्रचारित करने में महीना बिताया, वह बिक्री के आंकड़े तक पहुंच सकता है। 1 महीने में 100 बिक्री स्थापित वर्चुअल में एक डिजाइनरों के लिए मूंगफली की तरह लग सकती है, लेकिन इसे पूरा करना वेस जैसे किसी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। मैं भौतिक रूप से हाथ से सभी 100 मॉडल नहीं बना सकता। वेस ने एक बुनियादी योजना तैयार करते हुए निष्कर्ष निकाला। इस स्तर पर पायलट अपने मॉडलों से बहुत अधिक मांग नहीं करते हैं। यह ठीक रहेगा अगर मैं गेम के निर्माण को आउटसोर्स कर दूं। गेम ने किसी भी डिजाइन के उत्पादन को स्वचालित करना आसान बना दिया, जब तक कि मालिक ने इसे वर्चुअल वर्कशॉप में कम से कम एक बार हाथ से तैयार किया हो। यदि वेस ने इस सेवा को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया तो इसके भारी नकारात्मक पहलू सामने आए। उत्पादन की लागत दोगुनी हो गई और तैयार मशीनों की गुणवत्ता में भारी गिरावट आई। इन्हें जानबूझकर BSBH कॉरपोरेशन द्वारा निर्धारित किया गया था ताकि मशीनी बाजार पर कम संख्या में पेशेवर उत्पादकों का वर्चस्व होने से बचा जा सके।
सबसे बड़ी चुनौती एक ऐसी कस्टम मशीन को डिजाइन करना था जो बड़े पैमाने पर उत्पादन में आने के बाद भी उसकी गुणवत्ता में गिरावट के बाद भी खरीदने लायक थी। इसे प्रतिस्पर्धा पर कम से कम एक महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करना था। बिना मदद के वह कभी भी इस तरह का डिजाइन पूरा नहीं कर पाएगा। सौभाग्य से पिछले ट्यूटोरियल मिशनों से अर्जित उज्ज्वल क्रेडिट और डिजाइन पॉइंट उसे बहुत मदद कर सकते थे अगर वे उन्हें समझदारी से खर्च करता। 1 महीने की कड़ी समय सीमा के बावजूद वेस ने अत्यधिक प्रेरित महसूस किया। पूरा करने के लिए इनाम में उल्लेख किया गया था कि वह एक वास्तविक मशीन के लिए उत्पादन लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। पुरानी मशीनों के लिए लाइसेंस की लागत मामूली थी, लेकिन विशेष उद्देश्यों को छोड़कर किसी ने भी प्राचीन वस्तुएं नहीं खरीदी। वर्तमान मैच के लिए लाइसेंस की शुरुआत लाखों उज्ज्वल क्रेडिट से लेकर हुई। वेस के लिए कहीं से भी इतनी आसान राशि प्राप्त करना आसान नहीं था। लाइसेंस की देखभाल करने वाले सिस्टम ने उनके अनुमानित खर्च को कम से कम 80% कम कर दिया। केवल इनाम की यादृच्छिकता ने उसे थोड़ा सतर्क रखा। सिस्टम के मामले में उन्हें अब तक बहुत अधिक सफलता नहीं मिली थी, इसलिए उन्हें लगा कि ऐसी संभावना हो सकती है कि उन्हें एक बेकार मॉडल प्राप्त हो सकता है। 100 साल से अधिक पुराना कोई भी डिजाइन युद्ध के मैदान में उपयोग के लिए बहुत अप्रचलित था, जबकि कुछ मेक डिजाइनरों ने आधुनिक सामग्रियों और प्रौद्योगिकी के साथ क्लासिक मॉडलों को नवीनीकृत करके एक जगह पाई है। यह कभी भी इतना बड़ा बाजार नहीं था। शायद सिस्टम की यादृच्छिकता उसे दूसरी दिशा में भी ले जा सकती है। वेस को एक ऐसा मॉडल प्राप्त हो सकता है जो बहुत उच्च स्तरीय था, जिसे बनाने में अकेले सामग्री में अरबों की लागत आती थी। उनके छोटे पैमाने के सेकेंड हैंड 3D प्रिंटर में भागों के उत्पादन से जुड़ी सभी विदेशी सामग्रियों को संसाधित करने की क्षमता भी नहीं हो सकती है। यदि वह विशेष रूप से बदकिस्मत था, तो कुछ बड़े खिलाड़ियों को भी आश्चर्य हो सकता है कि उसके छोटे मेक बुटीक के पास पहले स्थान पर इतना महंगा उत्पादन लाइसेंस क्यों था। वेस ने अपना सिर हिलाया और पृथ्वी पर उतर गया। सबसे पहले आइए डिजाइन पॉइंट खर्च करें। वे ज्यादा नहीं हैं, लेकिन मेरे जैसे पूर्ण नौसिखिया के लिए पर्याप्त हैं। ट्यूटोरियल मिशन को पूरा करने के लिए उसे 1000 डीपी का अप्रत्याशित लाभ मिला था, लेकिन वे आगे चलकर उतनी ही राशि अर्जित करने पर भरोसा नहीं कर सकता था। एक सफल डिजाइन को पूरा करने के लिए उन्होंने केवल 1 डीपी अर्जित किया और इसे बेचने के लिए एक और अंक अर्जित किया। इस गति से उसे निकट भविष्य में डीपी के काफी सूखे का सामना करना पड़ेगा। क्लाइंट मेरे स्टेटस में बैठकर कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं उन्हें खर्च भी कर सकता हूं क्योंकि मुझे अपनी बुनियादी क्षमताओं में सुधार करने की सख्त जरूरत है। मेक वेरिएंट को डिजाइन करने और उसे बाजार में उतारने के उनके हालिया अनुभव ने उनके कौशल स्तर को परिप्रेक्ष्य में रखने में मदद की। अन्य अनुभवहीन मेक डिजाइनरों की तुलना में, जिन्होंने आयरन स्पिरिट में अपना काम बेचा, वेस के पास अपने अच्छे और बुरे अंक बेहतर थे। स्थिति नाम: वेस लार्किंसन। पेशा: नौसिखिया मेक डिजाइनर। विशेषज्ञता: कोई नहीं डिजाइन बिंदु 1012 गुण ताकत 0.6 निपुणता 0.7 धैर्य 0.6 बुद्धिमत्ता 1.2 रचनात्मकता 0.3 एकाग्रता 1 तंत्रिका योग्यता 1 कौशल विधानसभा। नौसिखिया व्यापार। शिक्षु कंप्यूटर विज्ञान। अक्षम अंकशास्त्र। अक्षम यांत्रिकी। शिक्षु धातु कर्म। शिक्षु भौतिक विज्ञान। नौसिखिया मूल्यांकन। सही रास्ते पर एक हारा हुआ व्यक्ति। पिछली बार जब उसने इसे देखा था तब से उसकी स्थिति में शायद ही कोई बदलाव आया हो। केवल उसकी एकाग्रता में 0.1 का सुधार हुआ था। हालांकि वह अपनी विशेषताओं और कौशलों को बढ़ाने के लिए स्वयं कड़ी मेहनत कर सकता है, सिस्टम भी ऐसा कर सकता है।
हालांकि वह सिस्टम से अधिक उपकरण या पालतू जानवर खरीद सकता था, लेकिन अभी उसे वास्तव में अपनी क्षमताओं में सुधार करने की जरूरत थी। वेस में इतनी समझ थी कि वह बाहरी मदद पर बहुत अधिक निर्भर न रहे। कुछ घंटों तक शॉप और स्किल ट्री को ब्राउज करने के बाद वेस ने सिस्टम द्वारा निर्धारित कीमतों के आधार पर एक खर्च की रणनीति बनाई। गुणों ने मूल बातें बनाई। उनमें से सभी उपयोगी नहीं थे, लेकिन बुद्धिमत्ता, एकाग्रता और रचनात्मकता का वेस की भविष्य की सीमाओं पर बहुत बड़ा प्रभाव था। उनकी रचनात्मकता में विशेष रूप से कमी दिखाई दी, जिसकी पुष्टि वे पहले हाथ से कर सकते थे क्योंकि उनके द्वारा बनाए गए किसी भी आकस्मिक चित्र में घृणा की झलक दिखती थी। वेस अपनी 3 मुख्य विशेषताओं को काफी हद तक बढ़ाना चाहता था, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो उसे खर्च की गई राशि का तत्काल लाभ नहीं मिल पाएगा। वे बहुत बड़े और अस्पष्ट थे। अपने कौशल वृक्ष को विकसित करने से तत्काल परिणाम मिले। वह 3D प्रिंटर के साथ काम करते समय अपनी दक्षता बढ़ाने जैसे व्यावहारिक उपकौशल में सुधार कर सकता है या मशीन के वजन वितरण को संतुलित करने में अधिक कुशल हो सकता है। बहुत सारे आकर्षक और प्रभावशाली कौशलों को अनलॉक करने में लाखों डीपी खर्च हुए और पहले अन्य कौशलों के अधिग्रहण की आवश्यकता थी। फिलहाल वे अच्छाइयां अभी भी बहुत दूर थीं। वेस ने बहुत सारे कम लटके हुए फल देखे जो डीपी की मामूली मात्रा के लिए उसके डिजाइन के मूल्य में सुधार कर सकते थे। सच कहूं तो वेस चुनाव के मामले में खराब था, लेकिन अगर वह 1 महीने के भीतर 100 बिक्री पूरी करना चाहता था और अपने ब्याज भुगतान को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्रेडिट अर्जित करना चाहता था, तो उसे अतिरिक्त चीजों को नजरअंदाज करने और पैसा बनाने वालों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी। रुचि के बहुत सारे क्षेत्रों में खुद को फैलाने से उसका लाभ कम हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसके डिजाइनों के मूल्य में मामूली वृद्धि होगी। प्रत्येक श्रेणी में 1% का सुधार उतना आकर्षक नहीं था जितना कि एक मानदंड में 10% की छलांग। मुझे इस बारे में गहराई से सोचने की जरूरत है। यहाँ मेरी पसंद मेरे बाकी करियर को प्रभावित करेगी। कई स्टार डिजाइनरों ने किसी खास पहलू में अलग दिखने से प्रसिद्धि हासिल की। राउल द आर्मोरर मेंडोजा नए कवच मिश्र धातुओं को विकसित करने और उन्हें अपने मशीनी डिजाइनों में सरल तरीकों से नियोजित करने के क्षेत्र में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। माना जाता है कि उनकी कंपनी द्वारा निर्मित मेक्स में जीवित रहने की दर सबसे अधिक थी। एक और सितारा जिसकी वेस ने प्रशंसा की, वह जोनाथन रासमुसेन थे, जिन्हें अपोलो के नाम से जाना जाता था। उन्होंने अपने पूरे जीवन में मेज की केवल एक पंक्ति सनबर्स्ट श्रृंखला विकसित की। प्रत्येक सनबर्स्ट ने अपने शस्त्रागार में आग के हमलों को शामिल किया और वे हर नई पीढ़ी के विकास के साथ तेजी से परिष्कृत होते गए। 50 वर्षों में अपोलो ने सनबर्स्ट को गर्मी आधारित मे के शिखर में एक विचित्र लेकिन विशिष्ट मे के रूप में पेश किया था। स्वाभाविक रूप से ऐसे तारे भी थे जो विपरीत दिशा में गए। द पॉलीमैथ क्लेयर ग्रामजा के पास मानव क्षेत्र की सबसे दुर्जेय बुद्धि थी। भौतिक विज्ञान से लेकर कंप्यूटर विज्ञान तक उन्होंने जिस भी क्षेत्र में अपना मन लगाया वे शीर्ष पर पहुंच गईं। वह डिजाइनों को आगे बढ़ाने में भी बेहद निपुण थी। उनमें से कई में विज्ञान के जिस भी क्षेत्र में वे इस समय अध्ययन कर रही थी उसमें नवीनतम प्रगति शामिल थी। वेस को पता था कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है जो अपना ध्यान हर जगह फैला सके, इसलिए उसका पॉलीमैथ की नकल करने का कोई इरादा नहीं था। बेहतर होगा कि वह पिछले 2 उदाहरणों का अनुकरण करें और 1 या 2 चीजें चुने जिन्हें वह बेहतर कर सकता है। उन्होंने चीजों के यांत्रिक पक्ष में हमेशा बेहतर प्रदर्शन किया। उनकी स्टेटस स्क्रीन पर उनकी कौशल दक्षता इस बात को दर्शाती है।
वेस ने कौशल वृक्ष को ब्राउज किया और कुछ दिलचस्प विकल्प चुनने। 3D प्रिंटर प्रवीणता आईडोस ओडीपी जूरी रिगिंग 150 डीपी हल्के कवच अनुकूलन आईडोस ओडीपी स्पीड ट्यूनिंग आईडोस ओडीपी उनकी पसंद हल्के उपकरणों के प्रति पूर्वाग्रह को दर्शाती है। यह उनकी आर्थिक परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने वाला एक व्यावहारिक निर्णय था। खेलों के अलावा भारी में मुख्य रूप से पेशेवर और सैन्य संगठनों में कार्यरत थे, ऐसे समूह जो आमतौर पर प्रमुख हथियार निर्माताओं के साथ व्यापार करते थे और छोटे एक आदमी में एक बुटीक से ऑर्डर लेने से कतराते थे। हल्के उपकरणों के निर्माण के लिए कम कच्चे माल की आवश्यकता होती है और निम्न स्तर के उत्पादन लाइसेंस बेहद सस्ते होते हैं। सार्वजनिक बाजार में ज्यादातर कम औपचारिक पोशाकें शामिल थीं जो हर जगह लागत बचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वे व्यापक रूप से जब भी वे इससे बच सकें तो हल्के और मध्यम वजन वाले यंत्रों का उपयोग करें। वेस को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि अगर वे इस रास्ते पर जाता तो खरीदार खत्म हो जाते। उन्होंने अपने बचे हुए अधिकांश अंक अपनी रचनात्मकता विशेषता को बढ़ाने पर खर्च किए। यह उनकी ओर से जानबूझकर किया गया चुनाव था। हालांकि बढ़ती बुद्धिमत्ता उसे बेहतर दिमाग प्रदान कर सकती है, लेकिन इसमें सुधार करने के लिए बहुत अधिक अंक खर्च होंगे क्योंकि यह पहले से ही अपेक्षाकृत अधिक था। दूसरी ओर उनकी रचनात्मकता बुरी तरह निष्क्रिय थी। मेक डिजाइन करना सिर्फ एक विज्ञान नहीं था, बल्कि एक कला भी थी। जैसे ही वेस ने 0.7 अंक मूल्य की क्रिएटिविटी खरीदी, उसे तुरंत लाभ महसूस हुआ क्योंकि उसके दिमाग में घूमने वाले विचारों की मात्रा आसमान छू गई थी। उसने चारों ओर देखा और दुनिया को थोड़ा अलग तरीके से देखा। हर चीज सुंदर लग रही थी और प्रत्येक वस्तु का अपना आकर्षण था। लकी विशेष रूप से आकर्षक लग रहा था। एक बिल के अनुरूप बनाया गया था, लेकिन इसकी यांत्रिक उत्पत्ति को काफी स्पष्ट रूप से बरकरार रखा गया था। वेस को ऐसा महसूस हुआ मानो वह इतने लंबे समय से दुनिया को काले और सफेद रंग में देख रहा था और अब जाकर उसे रंग दिखना शुरू हुआ है। रचनात्मकता का यह बड़ा बढ़ावा वास्तव में फर्क ला रहा है। मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि इसने हमेशा मेरी महत्वाकांक्षाओं को रोका है। स्थिति नाम वेस लार्किंसन पेशा नौसिखिया में एक डिजाइनर विशेषज्ञता कोई नहीं डिजाइन बिंदु 12 गुण ताकत 0.6 निपुणता 0.7 धैर्य 0.6 बुद्धिमत्ता 1.2 रचनात्मकता 1 एकाग्रता 1 तंत्रिका योग्यता 1 कौशल विधानसभा नौसिखिया 3D प्रिंटर प्रवीणता आय व्यापार शिक्षु कंप्यूटर विज्ञान अक्षम गणित अक्षम यांत्रिकी अप्रेंटिस जूरी रिगिंग आय स्पीड ट्यूनिंग आय धातु कर्म शिक्षु भौतिक विज्ञान नौसिखिया हल्के कवच अनुकूलन आय मूल्यांकन कोई है जो उन्हें पतला पसंद करता है। उसके खर्च के नतीजों ने वेस को अच्छे मूड में डाल दिया। गेम में कुछ आभासी लाइसेंसों का चयन पूरा करने के बाद वह डिजाइनर को शामिल करने और अपनी रचनात्मकता को ढीला करने के लिए उत्सुक था। इन गेम बाजार का दौरा करने से ठीक पहले वेस ने सबसे पहले अपने 2 आरी संस्करण को देखा और आयरन स्पिरिट को विनिर्माण का ध्यान रखने का फैसला किया। न्यूनतम कीमत बढ़कर 3200 सोने तक पहुंच गई, जो अभी भी बहुत महंगी नहीं थी, लेकिन बाजार में उपलब्ध सबसे अच्छा सौदा नहीं था। इस बार उन्होंने कीमत को अकेले छोड़ दिया क्योंकि उनका इस बार लाभ कमाने का इरादा नहीं था। वह बस जल्द से जल्द बिक्री तक पहुंचना चाहता था। ऐसा नहीं है कि कोई इतना मूर्ख है कि 2 आरी जैसी बदसूरत मशीन पर 3200 सोना फेंक दे। अब जब मैंने अपने कई कौशल विकसित कर लिए हैं, तो मैं इसके अपरिष्कृत डिजाइन की खामियां देख सकता हूं। मैं वास्तव में शर्मिंदा हूं कि मैंने वास्तव में ऐसा घृणित निर्माण किया है। फिर भी बिक्री तो बिक्री ही थी,
इसलिए वेस ने अपने खाते से डिजाइन नहीं हटाया था। वेस ने अगले कुछ घंटे बाजार के घटक अनुभाग को खंगालने में बिताए। उनके नए उपकौशल ने उनके चयन से भयानक हिस्सों को हटाने में मदद की। उनकी बेहतर रचनात्मकता ने उन्हें अपरंपरागत संयोजनों पर विचार करने की अनुमति दी। हालांकि इसे लागू करना मुश्किल है, वे अपने जूरी रिगिंग कौशल के साथ उन्हें जबरन एक साथ जोड़ने में सक्षम हो सकता है। अंततः उन्होंने कुछ अच्छी गुणवत्ता वाले स्टार घटकों के वर्चुअल लाइसेंस खरीदने का निर्णय लिया। एस्टोरिया प्रायोगिक उड़ान प्रणाली 25,000 उज्ज्वल क्रेडिट फे ATCMM के मैं 7,000 उज्ज्वल क्रेडिट डाई असिस्टेड एम मॉड्यूल 9,999 उज्ज्वल क्रेडिट MTTR हटाने योग्य बैटरी पैक 3,000 उज्ज्वल क्रेडिट हार्कोनिक्स लाइट DMR संस्करण 3 19,999 उज्ज्वल क्रेडिट फेस्टिव क्लाउड जेनरेटर 5,000 उज्ज्वल क्रेडिट मेरिनिकीस अल्ट्रा लाइट आर्मर प्लेटिंग 10,000 उज्ज्वल क्रेडिट। जैसे ही वेस ने अपनी खरीदारी को अंतिम रूप दिया, उसके व्यय खाते से लगभग 80,000 उज्ज्वल क्रेडिट बाहर निकल गए। अपने नए अर्जित क्रेडिट में से आधे से अलग होने से दुख हुआ, लेकिन उन्होंने आवश्यक निवेश करने के लिए खुद को सांत्वना दी। उनके द्वारा चुने गए घटक लाइसेंस ने स्टार रेंज में असाधारण प्रदर्शन किया। उनकी ऊंची कीमतों ने यह भी सुनिश्चित किया कि वेस के कई प्रतिस्पर्धियों ने अपने स्वयं के डिजाइन में घटकों को शामिल नहीं किया। स्टार मेच ने अंततः नए शक्तिशाली लोगों के लिए प्रशिक्षण पहियों के रूप में कार्य किया। इसलिए जब किसी को कुछ वर्षों में बहुत बेहतर मेक तक पहुंच प्राप्त हो तो यह बहुत अधिक निवेश करने लायक नहीं था। कुल मिलाकर वेस ने जिन हिस्सों को लाइसेंस दिया था वे सभी उड़ान बढ़ाने के इर्द गिर्द